So, a heartiest welcome to everybody on the second day of Nutrition Week. आप सभी लोगों का स्वागत है आज दूसरे दिन न्यूट्रिशन वीक के। और कल हमारा एक बहुत सुंदर जो है एक सेशन स्टार्ट हुआ जिसमें हमने अपने फार्मर्स के साथ स्टार्ट किया है ना। उसमें हमने काफी सारी बातचीत करी और आज इस सेशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं अपने कुछ नेचुरल फार्मिंग के ट्रेनर्स के साथ जो हमारे साथ कुछ बहुत बहुमूल्य बातों के बारे में शेयर करेंगे। दे हैव देयर ओन ब्यूटीफुल जर्नीज ऑफ देयर लाइफ ऑफ हाउ दे रिक्लेम्ड हेल्थ। उन्होंने अपनी हेल्थ को, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस आजकल हम देख रहे हैं इतने ज्यादा चलन में है, इतने ज्यादा प्रबलित हैं, तो उनसे कैसे उन्होंने नेचुरल फार्मिंग करके घर पे किचन गार्डन बना के उसको ओवरकम किया है। तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी ऑन बिहाफ ऑफ खाना हेल्दी नेचुरली एंड व्यक्तित्व फाउंडेशन टू वेलकम आवर एस्टीम्ड गेस्ट। शैलेश जी आज हमारे साथ हैं, जो वैसे तो पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट हैं, और प्रभा जी हैं हमारे साथ में, जो एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं, और साथ ही में दोनों बहुत पैशनेट हैं नेचुरल फार्मिंग को लेके, और हमारे साथ अपनी जर्नीज आज शेयर करेंगे। तो सेशन हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला हाफ हम शैलेश जी के साथ कुछ वार्तालाप करेंगे। वी विल बी टॉकिंग टू हिम इन द फर्स्ट हाफ एंड वी विल बी टेकिंग क्वेश्चंस आफ्टर हिज सेशन। और फिर हम प्रभा जी को इनवाइट करेंगे, वो अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे और थोड़ा हेल्पफुल टिप्स हम सब लोगों को देंगे जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। और फिर उनके साथ भी हम क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद में आप सब लोगों से जाने से पहले हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि फीडबैक इस सेशन का जरूर देके जाएं, जो हम आखिरी में एक बार शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल शैलेश जी एंड प्रभा जी, अपना टाइम देने के लिए आज। और मैं इनवाइट करना चाहूंगी शैलेश जी को कि वो हमारे साथ आए और सेशन में थोड़ा सा पहले तो अपने बारे में बताएं, और आपका जो लाइफ का जर्नी है उसमें नेचुरल खेती के साथ कब ये एक मिलाप किया, कब ये हैंडशेक हुआ और कैसे हुआ, थोड़ा सा इस बारे में हम जानना चाहेंगे। जय गुरुदेव एवरीवन। मेरा एक्चुअली 2014 के बिफोर मैं ना तो नेचुरल फार्मिंग और ना गार्डनिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था। ऐसे तो सब पेड़ पौधे लगे रहते थे, पर मेरा जो लाइफ स्टाइल था, मैं एक पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट हूँ, एक्सप्लोरेशन में रहता, तो मेरा जॉब का पैटर्न ये होता था कि मैं 3-4 दिन तक सोता नहीं था, क्योंकि वहाँ हमारा 24 आवर्स जॉब, जब टाइम मिले तब सो लिए। तो मेरे यहाँ मेरी फैमिली हिस्ट्री में कोई डायबिटिक नहीं है। तो स्लोली स्लोली, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नाइट शिफ्ट्स। अगर आप नाइट में जो नेचुरल नींद नहीं लेते हैं, तब ये डिजीजेस कॉज होने चालू हो जाती हैं। तो मेरे को धीरे जब ये चालू हुआ, और 2014 में इट वाज एक्सट्रीम ड्यू टू, एक तो नींद नहीं हुई, जॉब रिलेटेड स्ट्रेस रहा, और उसके लिए सबसे पहले मेरा शुगर एकदम एक्स्ट्रावेट, मतलब एग्रावेट हो गया। वो ज्यादा, करीब 300, 400, 500, 600 तक चला गया, जो कि मेडिसिन से नहीं हुआ। दूसरी बात, मेरा रेटिनल हैमरेज हो गया, एंड आई वाज द फर्स्ट पेशेंट एट दैट टाइम। मेरा उम्र थी 45 ईयर्स। तो मेरा एम्स में ट्रीटमेंट हुआ, एंड आई वाज द फर्स्ट पेशेंट इन इंडिया एट दैट टाइम ऑफ एज। उन्होंने बोला ये एक टाइप की बीमारी है, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू डायबिटिक, दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रेस। तो मेन रीजन ये है कि ये सारे कॉज जब हुए, आई हैव टू लीव माय जॉब बिकॉज हेल्थ इज मेन प्रायोरिटी। मैंने जॉब छोड़ा, एंड देन जब ये ट्रीटमेंट हुआ, आंखों के साथ शुगर, इंसुलिन चालू हो गया, एंड पर डे 50-59 यूनिट्स पर डे चालू हो गया था इंसुलिन, जो कि मुझे सुबह भी लगता था और शाम को भी। और एक फिर बाद में उन्होंने 24 आवर एक लैंटस करके आती है इंसुलिन, वो लगाई जाती थी। पर उसके बाद भी जब इंसुलिन हुआ, ऐसे ही मुझे, मतलब होते हैं ना, जब आदमी बहुत टेंशन, कोई ना कोई तो मिल जाता है भगवान के रूप में, और वो बोलते हैं कि आप ये ज्वाइन करो, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर होना और कुछ कुछ नहीं करना। जो हॉबीज, पढ़ना, क्योंकि आंख से मैं पढ़ भी नहीं सकता था उस टाइम,
ज्यादा स्ट्रेस मना किया गया था। तो मुझे बोला गया कि आप एक किचन गार्डनिंग का आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू प्रोग्राम हो रहा था। तो बोले, फिर मैंने बोला मैं बाबा वाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला डोंट गो टू बाबा, गो एंड जॉइन स्किल लर्निंग। वो गार्डनिंग है ना, गार्डनिंग में बाबा से क्या रहते हैं। मैं ओके, दैट इज वेरी नाइस। मैंने ज्वाइन किया एंड जिनसे मैंने सीखा वो थी एक सेजल स्वामी करके, गुजरात से। तो उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको अपनी हेल्थ से रिलेटेड बात बताई, तब उन्होंने बोला ग्रो योर ओन फूड, और धीरे धीरे नेचुरल फार्मिंग की तरफ उन्होंने मुझे ये बताया। पर उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी तरीका, मतलब वो मुझे एकदम लग गई। बोले कि जब आप, मतलब कभी कोई जानवर जब बोलते किसी को बीमारी होती है, क्योंकि वो सब कच्चा खाते हैं। बोले आप क्या करो, जितना आप घर में ग्रो करोगे उसी को आप बनाना, और इस तरीके से बनाना। तो मुझे सबसे पहला मुझे याद है, बीट रूट जो बोलते हैं ना, चुकंदर, उसके पत्तों की सब्जी बोली गई कि वो लगाओ और वो जल्दी ग्रो। उस टाइम ठंड, मतलब अक्टूबर नवंबर का महीना, मैंने जल्दी जल्दी जाते ही, मतलब 5 दिन का कोर्स है, मैंने 5 दिन का कोर्स किया और घर में ही गार्डनिंग चालू की। और जैसे जैसे उन्होंने बोला मैंने वैसे वैसे किया। आप यू वोंट बिलीव, विद इन 6 मंथ्स मेरा इंसुलिन बंद हो गया। माई डॉक्टर वॉज अमरीश मित्तल फ्रॉम वेदांता, एंड ही वॉज शॉक। बोलता है कि फिर मैंने उनको बोला कि मैं ये, बोलता दैट इज वेरी गुड, यू गो एंड कंटिन्यू दैट। पर मैंने बोला एक इंसुलिन का प्रॉब्लम, बोलते पहले तो वो मना कर रहे थे। उन्होंने बोला इंसुलिन कैसे बंद कर सकते हो, पर मैंने बोला जब मुझे अभी है ही नहीं। तो बोलते ओके, वी कैन स्टॉप बाय गिविंग मेडिसिन, आपको थोड़ा मेडिसिन देंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे करके बंद करेंगे। मतलब ठीक है। पर विद इन, उन्होंने 1 हफ्ते के बाद देखा मेरा शुगर लेवल वाज वेरी नॉर्मल, HbA1c भी बहुत कम हो गया था। तब उन्होंने मुझे इंसुलिन बंद कर दिया। और मुझे भी लगा कि मेरे इस मामले में आई विल थैंक टू माय वाइफ। उसने तुरंत लीव्स के, मतलब आप बीट रूट के जो पत्ते होते हैं उसको अगर आप काट के कच्चा, मतलब उसको पकाना नहीं है, उसको खाना है, और उससे बाद मेरा शुगर लेवल बहुत अच्छा हुआ। मैं बाद में आपको बीट रूट्स और इनके बारे में बताऊंगा। तो ये मेरी जर्नी थी गार्डनिंग में आने की। और उसके बाद मैंने टीचिंग कोर्स किया प्रभा जी के साथ, एंड वी बिकेम, और उसके मतलब बिकेम बे एग्रीकल्चर टीचर। और हम हर जगह जाकर, हम हर जगह यही, और मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ था कि इंसुलिन बंद हुआ। फिर मैंने धीरे धीरे करके सबको वो किया कि ऐसा नहीं है कि इंसुलिन एक बार चालू होगा तो बंद ही नहीं होगा। उसके बाद मैंने फिर मतलब मेरी मेडिसिन भी बंद हो चुकी थी। पर जैसे ही कोविड वैक्सीनेशन आया एंड मेरा वैक्सीनेशन हुआ, एंड अगेन माय शुगर स्टार्टेड रिलेटेड, और फिर बढ़ गया। एंड आई थिंक आई हैव गिवन वन ग्राफ जिसमें मेरा 11.8 HbA1c हुआ, और विद इन 2 मंथ्स वो 6.8 हुआ, फिर 7, क्योंकि मैंने फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी, जॉब ज्वाइन कर लिया, फिर सेम प्रोसीजर। पर अगेन देन आई रियलाइज हाउ टू, मतलब अपना डाइट कंट्रोल कैसा रखना चाहिए। एंड धीरे धीरे करके आई हैव लर्न कि क्या चीज खाना है, किस चीज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, कौन सा चीज मेरे को ज्यादा नहीं है, और कौन सा चीज नेचुरल है। आप वो चीज खाने के बाद मैंने अपना डाइट कंट्रोल इवन इन द जॉब मैंने फिर अपना मेंटेन किया कि हाँ मेरा अब शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। नाउ 96 86 रहता है, फास्टिंग में 132 149। तो दैट वाज स्टार्टिंग ऑफ माय गार्डनिंग। और अब आई एम सो इन्वॉल्व कि मेरी आधी से ज्यादा सब्जियां, जब टमाटर महंगे हो जाते हैं तो हम घर से ही निकाल लेते हैं, सब्जियां मेरी घर में ही होती है। मैं फ्लैट्स में रहता हूँ। पर बाद में मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूंगा कि मेरे यही गार्डनिंग का क्या एक्सपीरियंस। और अभी आई एम फुल्ली मीन्स एवरग्रीन। और इवन माय मदर, सी इज रिलेटेड विद CKD पेशेंट। मैं उनको भी, मैंने 1.5 साल तक उनका डायलिसिस कम किया, पर ड्यू टू एज फैक्टर वो अभी भी स्ट्रॉन्ग विल पावर होना जरूरी है। मेन इज आपका विल पावर अच्छा होना चाहिए कि आपको ठीक होना है। और मिथ्स, जो बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, नो, यू हैव टू ईट योर ओन फूड। ओन, अपना खुद का ग्रो करो, और खुद, क्योंकि यू नो कि आप क्या उगा रहे हैं, और कौन सा सीड्स है और कौन सा पेस्टिसाइड। आप पेस्टिसाइड तो यूज ही नहीं करोगे। तो मेन पर्पस दैट वाज फॉर गार्डन। दिस इज सच एन इंस्पायरिंग जर्नी शैलेश जी। मतलब आपने बहुत सारी चीजें बताई इसके अंदर। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि
600 से कैसे मतलब 96 पे आना, ये बहुत ही बड़ी बात है अपने आप में। और जहां लोगों को लगता है कि एक लाइफ लॉन्ग चीज है और मेडिसिन तो खानी ही पड़ेगी, चाहे शुरुआत से, अगर शुरुआत हो चुकी है तो इसका फिर कोई, इसको देखना जो है इसका एंड नहीं है कोई, है ना। ये हम ऐसे ही सुनते आए हैं, पर ये बहुत एक इंस्पायरिंग आपने अपनी खुद की स्टोरी बताई है। तो मैं तो आगे और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी आपसे कि ये आपने तो बहुत आसानी से बता दिया कि आपने ग्रो करना शुरू किया और फिर खाना शुरू किया उसी चीज को जो आप खुद अपने हाथों से ग्रो कर रहे थे। और कल हमारे साथ जो कुछ फार्मर्स आए थे और हम भी यही बातचीत कर रहे थे कि क्यों केमिकल फार्मिंग की वजह से आधी से ज्यादा लाइफस्टाइल डिजीजेस जो है वो है ही इस वजह से, क्योंकि हम इतना ज्यादा केमिकल खाते हैं पेस्टिसाइड के रूप में। और यहाँ पे आपने जैसे कहा कि अपनी खुद की सीड्स, मतलब इंडिजिनियस सीड्स, और उसमें हम जो खाद दे रहे हैं, जो भी उसको न्यूट्रिशन के तौर पे दे रहे हैं, मिट्टी जो हम बना रहे हैं, वो सब हमारे हाथ में हो जाता है, हमारे कंट्रोल में हो जाता है। और इसलिए आधी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पहले तो आपकी बालकनी कितनी बड़ी है, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं सब नहीं, कुछ घर पे उगा मैं लेता हूँ। ग्राउंड हाँ, मैं ग्राउंड फ्लोर में रहता हूँ, तो मेरा कॉर्नर का फ्लैट है। इवन इन बालकनी आप लोग ग्रो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बालकनी में नहीं ग्रो कर सकते हो। आप एक बॉटल से स्टार्ट कर सकते हो। बॉटल बॉटल सब में आप यूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा लॉन चाहिए। मेन होता है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, और ये बाजार से तो कभी नहीं खानी चाहिए। सबसे ज्यादा पालक, मेथी, चौलाई, ये ऐसी होती हैं कि अर्थ से हैवी एलिमेंट खींचती है। अच्छा, मेरे यहाँ आप अभी देखेंगे, खैर मैंने जो मेरे मेरे यहाँ मैंने सारे फ्रूट्स के भी लगा रखे हैं, और मैक्सिमम हल्दी लगा रखी है। और काली हल्दी, पीली हल्दी, और सफेद हल्दी, अम्बा हल्दी जिसे कहते हैं, जो गुजरात में बड़ी फेमस है। उसको आप कच्चा खाओ तो वो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बड़ी अच्छी होती है। तो मेरी करीब, आप बिलीव नहीं करेंगे, 6-7 किलो मेरी हल्दियां हो जाती हैं। और ये सारे ग्रो बैग्स में हैं। तो ऐसा जरूर नहीं, आप बॉटल्स में भी लगा सकते हो, बाल्टी में लगा सकते हो। और बोरा जो होता है, जो चावल के बोरे आते हैं किसी के, उसमें भी लगा सकते हो। आटा का बोरा आता है, किसी में भी। और अच्छा, अगर यह है कि एक बड़ा सा ड्रेनेज पाइप ले लिया, उसमें भी लगा सकते हो, उसको टांग दिया, अगर बालकनी अगर आपकी छोटी है। अगर मेरे यहाँ पड़ोस में ही हमारे एक और टीचर एग्रीकल्चर, उनकी तो बहुत छोटी बालकनी, उन्होंने सब कुछ लगाया है। तो यहाँ तक कि वो तो गेहूं भी उगा देते हैं अपनी छोटी छोटी जगह में। तो इट डिपेंड्स, वो थोड़ा आपको स्पेस यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर पिक्चर्स भी हम देख रहे हैं कैसे। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ बैग्स आपने यूज किए हैं, आपने बहुत अलग अलग तरह के, आई थिंक वो पेंट की बाल्टी भी एक पीछे दिख रही है जो हाँ, यूज करी है। और उसमें आपने काफी कुछ उगाया है। मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी स्पेसिफिकली, आपने जो अपना डिजीज बताया कि ये डायबिटीज का, और जो अपना इसको हमने इंसुलिन को कैसे कंट्रोल किया, उससे रिलेटेड आप बता सकते हैं कि क्या आपने स्पेसिफिकली उसके लिए उगाया और अपने डाइट में किस तरह के चेंजेस आप लेके आए। और सबसे पहले इसमें तो हाँ, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा डायबिटीज के लिए, अगर सबसे पहले अगर अभी स्टार्टिंग में अगर ब्लड शुगर कंट्रोल करना है, तो वेजिटेबल्स के लिए सबसे पहले है एक बीटरूट, पत्ता गोभी, पालक, लौकी, तोरई और खीरा। ये सब आपका ब्लड शुगर के लिए बहुत हेल्प करती है। ये इतना हेल्प करेंगी क्योंकि इनमें फाइबर का मटेरियल, इवन भिंडी, सॉरी मैंने भिंडी नहीं लिखा है, पर भिंडी इज वन ऑफ द बेस्ट इसमें। और भिंडी की जो जड़ होती है, क्योंकि मैं कभी कभी बता देता हूँ, भिंडी की जो जड़ होती है उसको पाउडर बनाकर आप अगर उसका पानी का काढ़ा बनाएंगे, तो वो किडनी डिटॉक्सिकेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। किडनी के लिए भी, जो किडनी के पेशेंट्स हैं ना, उनके क्रिएटिनाइन कम करने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो भिंडी, मतलब ओवरऑल भिंडी, अगर आपकी घर की ग्रो भिंडी है, तो ये हेल्थ के लिए बड़ी बेनिफिट्स है। और आजकल अगर ओरिजिनल इंडाइजिनस चीज पर्पल वाली भी मिलती हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो पत्ता गोभी आप रात के, अच्छा, शुगर कंट्रोल के लिए आपका टाइमिंग इज वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी टाइम पे खाओ। मॉर्निंग का टाइम आपको उठना, ठीक 5 बजे उठना जरूरी है। फिर
हाँ, मेडिटेशन, और ये भी जरूर, ऐसा नहीं है कि आप खाली खाने पे ही कंट्रोल करेगा आपका मेडिटेशन, क्योंकि स्ट्रेस इज मेन पावर। स्ट्रेस आपको कंट्रोल, इसलिए ब्रेन के लिए आपको उसको रेस्ट देना है, तो मेडिटेशन इज जरूरी। थोड़ा सा योगा, योगा में भी मैं आप लोग को बोलूंगा स्क्वाट्स करना, एक नाइट्रिक डाइऑक्साइड डंप्स होते हैं जो खाना खाने के 90 मिनट्स बाद करना है, या वॉक, ये बहुत जरूरी है। ये सब आपको योगाज में भी ऐसा नहीं कि आप बहुत 1 घंटा 2 घंटा नहीं, खाने के 90 मिनट्स मॉर्निंग में भी आपको करना है। थोड़ा सा आप कर सकते हो योगा, जैसे करें आप, वो क्या कहते हैं, सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। पर आयाम, अनुलोम विलोम, मेडिटे, ये ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, इवन कपाल भाती, दैट इज वेरी बेस्ट। तो इन सब को साथ करने के साथ ही आप, और फिर आप डाइट कंट्रोल लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, मेन होता है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपका पेट ही खराब रहेगा तो नेचुरली बीमारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसमें ये सारी सब्जियां जो फाइबर फाइबर वाली होती हैं, इसीलिए हम बोलते हैं। दूसरा, आटा, गेहूं जो है, मैं तो ये किसी को ही नहीं एडवाइस करता, क्योंकि ये जो गेहूं जो हम लोग वीट खाते हैं, वो वीट हमारा एक्चुअली है ही नहीं। हम तो पहले मोटा अनाज खाया करते थे, आपको सबको याद है, मेरे से तो अब सीनियर भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो मोटा अनाज में मक्का, बाजरा हो गया, रागी हो गया, कोदू हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। और अभी एक गोल कल का गेहूं होता है, सोना मोती। तो इट इज वेरी बेस्ट ये तो। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दूसरी जो गेहूं में ना, एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, दूसरा ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा है। आप जानते ही होंगे कि पहले के पोस्टर चिपकाए जाते थे उसकी, वो बनाकर, क्या कहते हैं, जो गम गम कहते हैं ना, हिंदी में क्या कहा जाता है उसका, गिलो, वो बनाते थे और उससे पोस्टर चिपकाया जाता था। तो जब आप पोस्ट गेहूं से ये चिपकाने का, तो वो तो हाथों में जाकर वो भी चिपकेगा। और एक रोटी तो 16 घंटे लगती है पचने के लिए गेहूं की। तो इससे अच्छा आप फाइबरस की मक्का, बाजरा, ज्वार, जौ, इनकी रोटी खाओ, ये ज्यादा अच्छी है। तो ये चीज बड़ी, और ऐसा भी नहीं कि खाने में आप रोटी खाओगे तो 4 5 6, 2 रोटी से ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि जब मैं पहले पहले बार डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला आप कितना खाते हैं, मैं बोला 8 तो खा लेता हूँ, कभी भूख लगती है तो 4 खा लेता हूँ, 4 और ऐड कर देता हूँ। डॉक्टर हंसने लगा, बोला 2 तो मैं ही खाता हूँ। और ही वॉज वेरी, अब मुझे अभी भी याद है वो हंसते थे, अभी कभी मैं मिलने भी जाता हूँ तो वो बहुत हंसते हैं। तो ये चीज आपको अपना जो डाइट है उसमें गेहूं तो बाहर निकाल ही देना चाहिए। रेयरली कभी कभी हो जाता है बाहर पार्टी में, वो चलता है, पर मैक्सिमम आपको अपनी डाइट में मोटा अनाज ऐड करना चाहिए। सोना मोती मैं इसलिए बोल रहा हूँ, सोना मोती में एक तो ग्लूटेन की मात्रा बहुत कम है, और नेग्लिजिबल, ग्लाइसेमिक इंडेक्स नेग्लिजिबल, उसमें फोलिक एसिड बहुत है। तो फोलिक एसिड मतलब डायबिटिक और बहुत सारे मतलब मिनरल्स इतना है, जिसके लिए पोई, मतलब मेरे ख्याल से पोई साग सुना होगा, ये हाँ सोनामती आपने दिखाया अभी, ये देखिए बिल्कुल गोल कलर का होता है। और दूसरा, ये नेचुरल, अगर नेचुरल ग्रोन है, उसमें केमिकल यूज नहीं, आपको पता चल जाएगा केमिकल अगर यूज हुआ होगा तो इसमें फायदा नहीं है। ये मैं अपनी मदर को, क्योंकि वो किडनी की पेशेंट है, तो उनको हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन, फोलिक एसिड और ये सब जरूरी चाहिए होता था, तो मैं उन्हें ये इसी की रोटी खिलाता था, जिसकी वजह से उनकी कोरोना के टाइम पे उनको हीमोग्लोबिन के इंजेक्शन बंद हो गए थे, और मैं ये खिलाकर एटलीस्ट उनको कोरोना का टाइम के मैंने उनको सस्टेन कर रखा था। उस टाइम उनकी डायलिसिस नहीं हुई थी, हालांकि कोरोना में वो आने के बाद उनकी डायलिसिस स्टार्ट हुई, पर इसे अभी भी मैंने कंटिन्यू रखा है, एंड सी इज वेरी हेल्थी। तो दिस इज द मेन, सोना मोती इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो, मतलब कोई भी खाए तो इसका, इससे रिलेटेड मतलब आपको कोई मैक्सिमम जो डिसीज है ये, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड बहुत ज्यादा है। तीसरी बात मैं अभी ये कहूंगा कि हम जब आए तो पोई पोई साग, अभी हाल ही में इसके बारे में भी मुझे पता, और मैंने इसको भी कंटिन्यू करा अपने लाइफस्टाइल में। पोई साग एक तरह का स्पिनच है। अगर सचिन, अगर वो, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, तो पोई साग के बहुत बहुत बेनिफिट्स हैं, और इसका जो इसमें बहुत सारे मिनरल्स, मैक्सिमम ये जैसे
सहजवान बोलते हैं ना, मोरिंगा जो ड्रम स्टिक वाला पेड़, ये वैसा ही है। ये सिंपल टू ग्रो, इसमें ज्यादा आपको केयर भी नहीं करना है पोई साग का। ये इतना इजी होता है। इसके लिए ये आपके मतलब क्या कहते हैं इसे, मैक्सिमम बेनिफिट, हेल्थ, सब कुछ इसमें आपको, हर चीज, विटामिन ए, आंखों के लिए विटामिन ए, आईज के लिए, और आईज के लिए सबसे बेस्ट है। डिप्रेशन और स्ट्रेस आपको नहीं होगा इसमें। जब आपको नींद नहीं आती है तो मैग्नीशियम भी पाया जाता है, तो नींद आने में भी ये आपको बहुत, और दूसरा फाइब्रस मटेरियल ज्यादा है, तो आपका जो पाचन तंत्र है वो बड़ा अच्छा होगा। फाइब्रस ज्यादा है तो डाइजेशन अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन कम होगा। इसके लिए आप सबसे बेस्ट ये कर सकते हैं कि इसको आप चीला बनाकर अपने बेसन में या जो आटा है उसमें डालकर इसका चीला खा सकते हैं, और ये वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट, इवन फॉर सभी के लिए है। और ये मैक्सिमम मुझे तब पता चला था क्योंकि एक बार ये मेरी वीड्स की तरह ग्रो हो गया, और मुझे किसी बंगाली ने बोला कि ये तो हम लोग बहुत खाते हैं। और फिर मैंने बंगालीज क्या, बिहारीज ऑल्सो, और उन्होंने इनका तरीका बताया बनाने का। ये पालक की सब्जी की तरह भी बना सकते हो, पर इसमें और भी ऐड कर सकते हो, और बड़ा टेस्टी है। तो ये बोन्स के लिए भी बड़ा अच्छा, और इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग करेगा। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए अच्छा है। तो इसमें दूसरा, ये हार्ट के लिए, इसमें भी मैं आपको बोला था फोलेट, जो दिल के लिए, दिल की जो भी बीमारियां है उसको ये स्ट्रेंथ देता है, सक्षम करता है। तो फोलेट रिच फूड है। फोलेट रिच फूड आपको मालूम होंगे, स्पिनच हो गया, एस्पेरागस हो गया, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जितने भी हो, टर्निप हो गया, ब्रोकली हो गया, ये सब फोलेट रिच है। और फोलेट रिच मीन्स विटामिन B9, फोलिक एसिड एंड फोलेट ऑफन यूज एज इंटरचेंज। ऐसा नहीं है कि वो, मतलब है तो सेम टर्म ही, पर इसको अलग अलग टर्म्स में यूज किया जाता है। क्योंकि इसका जो डिफरेंट फॉर्म है वो विटामिन B9 एंड विटामिन B12 में। तो फोलिक एसिड जो होता है ये अगर आप, मतलब फोलिक एसिड मैन मेड फॉर्म होता है जो कि फोर्टिफाइड फूड्स के लिए होता है, और नेचुरल फॉर्म में हम फोलेट्स कह सकते हैं। तो अच्छा, इनको खाने से, पोई की साग को खाने से सबसे बड़ा 3 बेनिफिट्स, क्योंकि फोलिक एसिड ज्यादा है तो इट प्रिवेंट स्ट्रोक, दूसरा हार्ट डिसीज प्रिवेंट करता है, और जितनी भी आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है आपके, जैसे हैवी मेटल्स पॉइजनिंग, आपके जो एसिडिक वो हो जाता है ब्लड्स में और ये में, तो ये आपका लोअर करता है। ये दूसरा, एक और चीज, अल्कलाइन करता है आपकी बॉडी को। तो पोई साग अगर आप पोई साग घर में, मतलब एक डंडी से भी कहीं से मिला, उसका डंडा लिया, थोड़ा सा पानी में रखा, रूट्स निकलने आ जाएगी 2-3 दिन में, और फिर आपने सिंपल सा अपनी सॉइल में लगा दिया, और ये बड़ी बेल की तरह होती है, और फिर इसका स्टेम से लेकर पत्ता तक यूज आता है। तो वेरी गुड फॉर, मतलब आप आराम से घर में यूज कर सकते हो, और बालकनी में तो बड़े आराम से, और अच्छे ग्रीन एकदम हैवी, मतलब पत्ता देखकर ही आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट्स है डायबिटिक वालों के लिए। दूसरा, मैं आपको और चीज बोलेंगे, जैसे बोलते हैं कि करेले का जूस पियो, ये चीज पियो, करेले का जूस जरूर पियो पर उसको स्मूदी बनाकर, उसमें करेले का जूस के लिए भी मैं आपको बोलूंगा, एक संचित बिटर गॉड की एक स्लाइड होगी हाँ यही। अभी इसमें एक स्मूथी बनती है, मतलब आप सुबह सुबह मतलब जब आप सुबह उठो तो सबसे पहले तो गर्म पानी, या तो उसमें लेमन ले लीजिए और दालचीनी डाल दीजिए, थोड़ा सा चुटकी भर दालचीनी, और ये आप एक गिलास भर के सुबह उठते ही, फास्टिंग आपको, अगर आपको अपनी फास्टिंग देखनी है तो उठने से 5, जैसे ही आप उठ गए 2 मिनट के अंदर आपने अपनी फास्टिंग देखनी है कितनी है, दैट इज आपकी, क्योंकि सुबह 4 बजे से 5 बजे तक आपका शुगर लेवल थोड़ा हाई रहता है। उस हाई मतलब उसी टाइम आपका मेन इंसुलिन ये मतलब काम नहीं करेगा। 8 बजे से 9 बजे तक आप कुछ भी शुगर मीठा खाओगे तो आपका पैनक्रियास काम करना लगेगा, रात को वो भी पैनक्रियास भी सो जाता है। तो ये याद रखिए, मॉर्निंग के टाइम में आप जैसे ही आप 5 बजे भी उठ रहे हो तो 5-10 मिनट के बाद अपना शुगर नाप लीजिए, तो देखेंगे कि कितना आपका फास्टिंग आ रहा है। फिर आप डेली उसमें, उसके बाद एक गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी मीन्स, आई मीन टू से ल्यूक वार्म वाटर, उसमें थोड़ा सा दालचीनी डाल दीजिए, और थोड़ा सा
लेमन ले लीजिए। लेमन इज ऑल्सो ए सिट्रिक, और सिट्रिक है इसलिए अच्छा रहता है, और आप उसे पी लीजिए। फिर थोड़ा सा आप जैसे आपने वॉक किया, ये मतलब घर में ही सिंपल मेडिटेशन किया, उसके बाद आप एक स्मूदी लीजिए जिसे कहते हैं, मतलब ये आप हफ्ते में 2 दिन ले लीजिए या 1 दिन ले लीजिए, डिपेंड करता है, वो आपकी शुगर के हिसाब से है। स्मूदी इसमें आपको एक कुकुम्बर डालना है, और आधा एप्पल का, मतलब 1 कप के हिसाब से एप्पल डालना, और फिर उसमें आप पुदीना भी डाल सकते हो, धनिया भी डाल सकते हो, थोड़ा सा काली मिर्च, काली मिर्च डालोगे, और उसमें फिर लेमन भी डाल सकते हो, और आपको इसका टेस्ट बड़ा प्यारा लगेगा। उसको छाना नहीं है बिल्कुल, वैसे इसको पूरा ग्राइंड करना है मिक्सी में, और आपका बिल्कुल, जब आप पियोगे आप 1 गिलास पी सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको 2, जैसे इसमें लिखा है इतना ml, और ये आप जितना आपको ले सकते हो, एटलीस्ट 1 गिलास होना जरूरी। तो ये आपका एक स्मूदी होना जरूरी है। दूसरा, आप रेड जूस एंड ग्रीन जूस, ये आपकी बॉडी डिटॉक्सिकेशन के लिए है। सबसे पहले आपको रेड जूस लेना है, ये हफ्ते में 2 दिन लेना है। ये ग्रीन उससे ऊपर होगा शायद, रेड जूस। आई थिंक रेड जूस इज मिसिंग, आप बता दीजिए शैलेश जी वैसे। अच्छा, रेड जूस में कुछ नहीं, रेड जूस में आपको 2-3 टमाटर लेने हैं, 2 गाजर लेने हैं, और 1 रेड कैप्सिकम, और एक येलो कैप्सिकम। 2 टमाटर हो गए, 2-3 टमाटर हो गए, 2 गाजर हो गया, 1 कैप्सिकम, लाल कैप्सिकम हो गया, शिमला मिर्च जिसे कहते हैं, 1 पीला कैप्सिकम हो गया, और उसमें आप पुदीना डाल सकते हो। अच्छा, अदरक भी डाल सकते हो, अदरक आप थोड़ा सा उसको पीस दो हल्का सा, वो भी या तो ग्राइंडर में चला जाएगा, अदरक भी हो गया। फिर काली मिर्च हो गई, पिंच आपने काली मिर्च डाली, और एक लेमन डाल दिया, और इसे आपने 8 से 9 बजे के बीच में पीना है, क्योंकि जब ये आप पियोगे उस दिन आपको ब्रेकफास्ट नहीं करना है। फिर 8 से 9 में आपने रेड जूस पिया, ये अगर आपका 2 गिलास भी हो जाता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि टमाटर इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। ये एक ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो पैनक्रियाज को हेल्प करता है आपके इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा हो गया ग्रीन जूस। ग्रीन जूस में ये होगा आपका, जब आपने रेड जूस ले लिया 8 से 9 बीच के, और फिर थोड़ा गैप हुआ, उसके बाद आपने ग्रीन जूस लेना है, वो आपको 10 से या तो 11 से 12 के बीच में, ताकि आपको भूख नहीं लगेगी। 11 से 12 में आपका ये हो गया। आप लोगे 250 ग्राम पेठा, पेठा मीन्स एसगार्ड, जिस वो पेठा की मिठाई बनती है ना, व्हाइट कलर का एसगार्ड। और फिर उसमें आपने हाफ एप्पल डाला, 2 कैप्सिकम डाले, और 1 छोटी तोरी, और उसमें भी जिंजर पीस के डालना है, लेमन भी डालना है, और थोड़ा सा काली मिर्च, और काला नमक। सॉरी, मैं दोनों में नमक बोलना भूल गया। काला नमक आपको, चाहे आप कोई सी भी स्मूथी या जूस बनाओ, आप काला नमक एज पर योर टेस्ट डाल सकते हो। तो ग्रीन जूस आपने जब ये 11 से 12 पिया, तब आपको लंच के लिए आपको थोड़ा भूख नहीं लगेगी देर में, तो आप 2 बजे अपना खाना खा सकते, आपके डिटॉक्सिकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और फिर एसिडिटी अगर जिनको है, तो आप डेली, ये तो आप हफ्ते में 2 दिन कर सकते हैं, पर डेली आप, जिसमें पालक हो गया, खीरा तो इट्स वेरी गुड, खीरा आप सब में यूज करो, खीरा डालोगे, लौकी डाल लिया। लौकी और करेला आप दोनों एक साथ नहीं यूज करोगे, जब भी लौकी यूज करो तो टेस्ट कर लेना, वो कड़वा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरली लौकी आप लोग बाहर से ही लोगे, तो लौकी अगर कड़वा हो जाती है तो इससे पॉइजन। तो इसलिए पहले थोड़ा सा टेस्ट करना कि लौकी ठीक है, तभी उसे लौकी, और इसे कहना लौकी और करेला दोनों साथ में नहीं डालना, या तो लौकी या करेला। और उसमें आप पत्ते आप कुछ भी ले सकते हो, आप उसमें ये भी डाल सकते हो, पालक भी डाल सकते हो, मेथी भी डाल सकते हो, जो भी आपको मन करे। आप पालक, मेथी और धनिया, हरा धनिया यूरिक एसिड बहुत कम करता है, इसलिए हरा धनिया यूज करिए, पुदीना यूज करिए, उसमें टमाटर भी डाल सकते हो। और ये स्मूथी आप 7 दिन तक लेंगे तो आपकी एसिडिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये अच्छा, सहजवान मोरिंगा भी मैंने आपको बताया था, उसमें हर टाइप का मिनरल्स होता है। उसके जो फूल होते हैं उससे रायता बनता है, और वो बहुत अच्छा होता है। पत्तों की सब्जी आप खा सकते हो, थोड़ी सी कड़वी लगेगी, पर बेस्ट, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। और ड्रम स्टिक तो आप जानते ही हो कि उसमें सांभर वाम्बर में यूज किया जाता है। तो सांभर इज जनरली ये पूरा जो
सांभर आप दिन में अगर कभी खाओगे उसमें सारी वेजिटेबल्स होती हैं, तो इट इज मोर और लेस खाने का एक बहुत अच्छा स्टेपल फूड, जिसे मैं कहूँगा सबसे बेस्ट फूड ये आपके कड़ी दाल के लिए। आप दाल में भी डाल सकते हो। रहा बात, मैंने आपको रोटी आटे के लिए भी छीला वीला ये बोला है कि आप ये कर सकते हैं। और मेरा भी टाइम बाकी है कि मैं कंटिन्यू नहीं, रखूं? आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, थोड़ा ये सब लेने के बाद मैं और भी कहूंगा कि जैसे हमारे यहाँ वीड्स हो जाते हैं। अच्छा, प्रकृति एक ऐसी चीज है, आपकी जैसी बीमारी होगी ना, आपके घर में वैसा ही पौधा अपने आप ग्रो करेगा। अगर आप डायबिटिक है तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपके, हाँ अगर आपने गमले लगाए होंगे तभी, ऐसा नहीं कि आप बोलोगे मेरे यहाँ गमले तो है नहीं, कैसे कहाँ से ग्रो कर रहा है। अगर आप नेचर से प्यार कर रहे हो और पौधे अगर नहीं भी होगा तो बाहर गार्डनिंग के आपके पास एरिया में ही कहीं ना कहीं सदाबहार लग जाएगा, मकॉई लगता है, पर्सलेन लग जाता है, कैस्टर लीव्स लग जाते हैं, कैस्टर हो जाता है। ये सब मतलब आप ही कैसे, अच्छा मकॉई एक वीड्स है जो कि इसमें ऐसे करके गोल गोल करके काले, पहले ग्रीन होंगे फिर काले होंगे। ये चीज अगर ये आप खाएंगे ना, ये लीवर के लिए बड़ा अच्छा होता है, और इसका पत्तों का काढ़ा इज वेरी गुड। ये भी कैस्टर लीव, कैस्टर जो अरंडी के पत्ते बोलते हैं, वो भी आप, उसका भी आप खाली रस निकालो, 1 चम्मच पियो, वेरी गुड फॉर लीवर, किडनी भी डिटॉक्सिकेशन होता है। पर्सलेन मतलब कुल्फा, पहले के लोग जो गरीब लोग हुआ करते थे, जब सब्जियां नहीं मिली करती थी, घास फूस होती है थोड़ी सी, उसकी सब्जियां, और उसकी सब्जियां खाते थे कि चलो मतलब कहाँ जाएंगे ये। हमें तो हमारी मम्मी ने बताया था कि अरे जब उस टाइम ये होता था तो हम लोग बगीचे में से निकाल के लाते थे, और बड़ी अच्छी सब्जी है, फिर मैंने भी खाई। खट्टी होती है पर बड़ी टेस्टी लगती है। बनाने का तरीका बिल्कुल वही होता है जैसे मेथी और पालक बनाते हैं। तो ये चीज सदाबहार के पत्ते, अच्छा जितनी नेचुरल चीज आप खाओगे उतना, पत्तों को भी आपको ज्यादा, जैसे बंद गोभी, पत्ता गोभी जो होती है, उनको आप ज्यादा पकाना नहीं है, ज्यादा उसको हल्का कच्चा, उसका टेस्ट भी लेना है। अगर ज्यादा पकाओगे तो गया उसका सारा न्यूट्रिएंट। उसको थोड़ा कच्चा रहने देना है और वही खाना है। कच्ची हल्दी की सब्जी राजस्थानी खाते हैं, दैट इज वेरी, वो भी अच्छी रहती है। कच्ची हल्दी और व्हाइट हल्दी दोनों मिलाकर आप खाने के साथ थोड़ा थोड़ा खाओ, कोलेस्ट्रॉल कम होगा। रहा लीवर की, लीवर सिस्ट हो जाते हैं लोगों को, तो पपाया सीड्स, आप 11 पपाया सीड्स सुबह सुबह उसको ड्राई करके और उसको गर्म पानी में पीजिए, आपके सिस्ट एकदम खत्म हो जाएंगे। ये रेगुलर रखो। डायबिटिक के लिए मैं ज्यादा, ये बीच बीच में मैंने आ जाता है, मुंह में निकल जाता है, मैंगो लीव्स। मैंगो लीव्स भी, आपका HbA1c अगर ज्यादा है तो रात को मैंगो लीव्स आपने, मतलब 10-11 आपने लीव्स लिए, उसको पानी में भिगा दिया, 1 लीटर जितना भी आपको चाहिए, 1 ग्लास होना चाहिए, उसको बॉईल कर दिया रात को और ढक दिया, और सुबह स्टेन करके वो पानी पी लिया। मैं गारंटी देता हूँ यही कारण है जो मेरा HbA1c बहुत जल्दी कम हुआ। इवन गुआवा लीव्स, पर गुआवा लीव्स क्या होता है, ये बहुत जल्दी उसमें हाइपोग्लिसीमिया का प्रॉब्लम, मतलब एकदम तुरंत नीचे आ जाता है, इसलिए आप स्टार्ट कीजिए मैंगो लीफ से। तो दिस इज वेरी गुड। कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता भी, कड़ी पत्ता और तेज पत्ता, इनकी चाय पियो, उसमें और कुछ नहीं, कड़ी पत्ता, चाय पत्ता और उसमें गुड़, ये वेरी गुड। ये भी बॉडी के लिए, डिटॉक्सिकेशन के लिए, क्योंकि चाय छूटती नहीं है। मेरे को भी बहुत मना किया गया, पर दूध वाली नहीं, ये वाली चाय बहुत अच्छी, टेस्टी भी लगेगी। फिर पीपल के पत्ते हो गए, हिबिस्कस फ्लावर हो गए, ये बहुत चीज है। और दूसरा, भुट्टे के बाल, ये मैं बहुत सभी को बोलता हूँ हमेशा, भुट्टे के बाल इज नॉट ए वेस्ट। भुट्टा का बाल तो आप जब भी मिले उसे जरूर संभाल लीजिए, सुखा लीजिए, और उसे जब यूज करें उसको बॉईल करके उसका पानी स्टेन करके, वेरी गुड फॉर आपकी किडनी स्ट्रेंथ। आप कितने भी ओल्ड पुराने मतलब बुढ़े हो जाएंगे, आप स्ट्रांग रहेंगे, इसलिए गुड। भुट्टे के बाल जब भी मिले उसे स्टोर करके उसको बॉईल करके उसका पानी, मैं तो सभी के लिए बोलता हूँ, ये हर एज वाला आदमी पी सकता है। और दूसरा है, लास्ट में मैं आऊंगा, गौमूत्र। मैंने गौमूत्र भी मदर को भी पिलाया, हालांकि सब नहीं पी सकते। आप बोलेंगे पतंजलि का गौमूत्र नहीं है, वो गो अर्क है। गो अर्क थोड़ा कड़वा हो जाता है, काफी देर का है। अगर फ्रेश मिलता है तो आप, और वो भी देसी गाय, ऐसा नहीं कि आप कोई भी जर्सी गाय और किसी का भी पी रहे हैं, पर देसी गाय का, देसी गाय को आपको पहचानना आना चाहिए। तो अगर नहीं आप, क्योंकि बहुत लोग नहीं पी, फ्रेश तो आदमी पी सकता है, पर
वैसे नहीं पी सकता। इसको पीने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं, पर आपको फ्लेवर्ड ये क्रॉसिंग पब्लिक में मिलते हैं। यहाँ है, और एक राखी मित्तल जी है, मैं आप बाद में संची जी को उनका नंबर शेयर करूंगा। वहाँ शॉप है, वहाँ क्रॉसिंग पब्लिक में, उधर ही एक शॉप है, मैं अभी वहीं से लाता हूँ फ्लेवर। ये मेरी एक भाभी है, उनको कीमोथेरेपी चलती थी, उनका 72% 75% क्योर हो गया। 18 कीमोथेरेपी झेल ली, नहीं तो कीमोथेरेपी 3 झेलना आदमी झेल नहीं सकता। तो गौमूत्र का वेरी गुड। अभी मैं भी खुद पीता हूँ। कुछ भी नहीं है, पर इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, पर मैंने ये जानबूझ से ये लिया क्योंकि हम गार्डनिंग में भी गौमूत्र छिड़कते हैं, और इससे मतलब पेस्टिसाइड एक तरह का कीड़े भी नहीं लगता, एंड इट इज ए ग्रोथ प्रमोटर। ये दूसरा, पौधों को ग्रो करने के लिए बहुत, उसमें जैसे फ्रूट्स नहीं लग रहे हैं। दूसरा, एक तीसरा और मैं लास्ट में दूंगा, क्योंकि उसमें प्रभा जी बोलेंगी, वो एंजाइम है। एंजाइम पीने का भी बनाया जाता है, तो उसमें आप पर्सलेन का एंजाइम और कासनी, ये कासनी जो बाजार में मिलती है, दैट इज ऑल एंजाइम ओनली। तो एंजाइम के भी अलग अलग बेनिफिट्स हैं, वो तो आपको प्रभा जी ही बताएंगे। बस मेरी तरफ से तो मैंने शायद मेरा चलिए। मैक्सिमम, पर ऐसे बहुत सारे, अगर मैं बोलता जाऊं तो बहुत सारे पौधे हैं, पर मैंने ये जानबूझ से आज खाली पोई साग और ये स्पेशली यही पौधों के बारे में बोला, क्योंकि ये मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट्स। मुझे तो कुछ बहुत ऐसा बहुत लग रहा है संचित कि हमें दोबारा जो है सेशंस करने पड़ेंगे, थोड़े और लंबे सेशंस लंबे करने सेशन पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। हाँ है जी। ना, जिससे कि हम ये भी सीख सकें कि हम अपने घर पे इसको कैसे लगाएं। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे संचित, बिल्कुल। मैं उससे पहले मैं शैलेश जी ने जो अपना किचन गार्डन सेटअप किया है उसकी कुछ पिक्स दिखा देता हूँ समझाते हुए, और जो वो मोरिंगा की बात कर रहे हैं और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं उसकी फोटोज दिखा देता हूँ, सो दैट सबको पता रहे। ये जैसे आप देख सकते हैं अभी मेरी स्क्रीन पर मोरिंगा आ रहा होगा। तो ये मोरिंगा का पौधा है, इसके पत्ते से लेके इसका जो फल है और इसकी जो जड़ें हैं सब काम में आती हैं, इसकी गोंद भी काम में आती है। और जो कि वो बता रहे थे कि सहजन, तो ये हम अपने खाने में ला सकते हैं, अब इसका साग बना सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं कुछ पिक्स ये दिखाना चाहूंगा जो शैलेश जी ने अपने अ, घर में कैसे उन्होंने अपने सब्जियां उगाई हैं। वो बहुत जरूरी है हमारे जानना, क्योंकि हमें लगता है कि हम घर में कैसे उगा सकते हैं। तो ये शैलेश जी की बागबानी है पूरी जो वो करते हैं, उनका घर यहीं दिल्ली में है। और शैलेश जी आप ही बताइए आपने क्या क्या लगा रखा है ये सब। ये ये तो फ्रंट पे, ये फ्रंट वाला है मैक्सिमम मेरे। इसमें मैंने मैक्सिमम, आगे तो मेरी तुलसी होंगी, तुलसी मेरी अलग अलग प्रकार की हैं। कपूर तुलसी है, दालचीनी तुलसी है, दूसरा राम श्यामा, ये तो रहती ही है। तो कपूर तुलसी इज वेरी गुड, कैम्फर का स्वाद देती है वो, जैसे एंटीवायरल वो भी रहता है। जी। और दालचीनी भी अलग रहती है, वो हर चीज में फायदेमंद है। अब इसमें मैंने बंद गोभी भी लगा रखी है। दूसरा, मेरे यहाँ लेमन अलग है, लेमन्स के अलग अलग लेमन वो मेरे पीछे है। मोरिंगा के, ये सॉरी, कड़ी पत्ता है। और दूसरे फ्लावर्स भी लगाना जरूरी है, क्योंकि बिना फ्लावर्स के तो पॉलिनेशन नहीं होंगे, इसलिए पॉलिनेशन के बटरफ्लाई, तो फ्लावर्स लगाना भी जरूरी है। इसमें हल्दी भी है। और ये तो फ्लावर्स का है, ये सब फ्रंट फ्रंट फेस पे है। अब ये मैं अपने घर में ही कंपोस्ट मैं खुद ही बनाता हूँ, तो ये मेरी कंपोस्ट बने, और वही सॉइल ऐड करता हूँ, जनरली ग्रो बैग्स में ही। ये मैंने सीडलिंग्स कर रखे हैं, सैपलिंग तैयार कर रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं, लोगों को भी तैयार करता हूँ। तो इसमें पपाइया, अब ये पालक और मूली, ये मूली के हैं, वो सॉरी, पहाड़ी मूली होती है छोटी, उसके हैं पत्ते लगे हुए हैं। और मेरे यहाँ ग्रेप्स लगा है, चीकू लगा है, अमरूद लगा है, ये सब मैंने, उसमें अरबी के पत्ते हैं। तो और लास्ट में मैं वो चार्ट दिखाना चाहूंगा जो कि ये स्ट्रॉबेरी भी इन्होंने लगा। स्ट्रॉबेरी भी, स्ट्रॉबेरी मेरे यहाँ बहुत होती है, स्ट्रॉबेरी भी आप लगा सकते हो। और स्ट्रॉबेरी को छोड़ दो, वो जड़ अपने ठंड, जैसे ही उसका मौसम आता है वो ठंडी अपने आप ग्रैब कर लेती है, अपनी जड़ ले लेती है, घास की तरह होती है। और बस ये है कि आपको बंदर से बचाना जरूरी है, कैसे बचा सकते हैं ये उनके लिए भी थोड़ा रख दो। पर ये है, आ, मेरा पूरा मैक्सिमम, मैं अभी हल्दी ग्रो किया हुआ हूँ, हल्दी और लेमन है, देखिए, हल्दी लेमन। और इसमें सारी, बहुत सारी, पोई भी लगा मैं होगा। देख रहा हूँ लेमन ग्रास भी है आपके पास और हाँ, अजवाइन के लेमन पौधे ग्रास भी भी हैं। है मेरे पास। हाँ जी। लेमन ग्रास भी बहुत अच्छा है, लेमन ग्रास आप हर चाय में यूज कर सकते हो, मसाला बना सकते हो।
और ये ये इनका देखिए, ये चार्ट है। हाँ ये मेरा चार्ट है, ये देखिए मैंने ये तुरंत, और फिर बीच में पहले कम हुआ फिर थोड़ा ये जब थोड़ा ज्यादा हुआ इसका मतलब कि मैंने फिर अपना थोड़ा सा रूटीन में गड़बड़ हो गई, फिर मैंने अब कम किया। आजकल मेरा 6.5 चल रहा है। चलिए, इसी के साथ अब मैं थोड़ा चाहूंगा कि प्रभा जी को बुलाया जाए। प्रभा जी के बारे में मैं बता दूं, प्रभा जी को आप स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए प्लीज। प्रभा जी के बारे में बताऊं तो वो एमएससी जोलॉजी हैं बैकग्राउंड से, और मतलब सब प्यार से उनको एंजाइम आंटी बोलते हैं। एंड वो हमारी सीनियर टीचर हैं एग्रीकल्चर की, नेचुरल फार्मिंग की एक्सपर्ट हैं, और बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में वो काम कर रहे हैं। और अभी उन्होंने एक स्कूल का प्रोजेक्ट भी ले रखा है जहाँ वो जाके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को एक तरीके से एक सीड दे रहे हैं कि वो नेचुरल फार्मर्स बने आगे जाके। तो मैं प्रभा जी को बोलूंगा, प्रभा जी आप प्लीज हमारे सब जो ऑडियंस है आज उनको बताइए कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई नेचुरल फार्मिंग में, और नेचुरल फार्मिंग के कुछ एसेंशियल चीजें जो हम घर पर, जैसे शैलेश जी ने भी बोला अपना खुद का खाना उगाना बहुत जरूरी है, तो हमें वो क्या चीजें हम ध्यान में रखें जिससे हम घर पे आसान तरीके से अपने घर पर अपना खुद का खाना उगा सकते हैं। और फिर थोड़ा सा आप बताइएगा कि एंजाइम क्या होता है, और एंजाइम के बारे में आप अपनी पूरी चर्चा कीजिएगा। आपकी पीपीटी मैं इसके बाद चलाऊंगा। फिर आप ऑडियो अनम्यूट कर दीजिए। जय गुरुदेव टू एवरीवन। धन्यवाद। जैसा कि संचित भैया ने बताया, तो काफी फील्ड, अलग अलग फील्डों में काम कर रहे हैं, लेकिन सब नेचर से रिलेटेड और हेल्थ से ही रिलेटेड हैं। और जैसे हमारी जर्नी शुरू हुई है, शुरू कराने वाले तो शैलेश भैया ही हैं हमारे साथ। हम दोनों ने एक साथ ही शुरू किया था, किचन गार्डनिंग भी एक साथ शुरू किया, फिर हम लोग नेचर फार्मिंग टीचर भी एक साथ ही बने, और अब प्रोजेक्ट भी हम लोग जितने कर रहे हैं लगभग सब साथ ही कर रहे हैं हम लोग। और भैया ने आपको काफी कुछ हेल्थ बेनिफिट बता दिए, किस तरह से नेचुरली ग्रो करने का फायदा क्या है वो बताया। अच्छा, सब लोगों को लगता होगा कि नेचुरली ग्रो करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि जब खाना है तो उगाना तो पड़ेगा, नहीं उगाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। और जो उगाने का इस समय प्रोसेस चल गया है, बहुत प्लान्ड वे में हमारी ऋषि कृषि जो होती थी उसको खत्म करके जो इस तरह से केमिकल फार्मिंग पे लाया गया है हम लोग। और केमिकल फार्मिंग के साइड इफेक्ट सबको पता है क्या है, बीमारियां। और आज की डेट में जब आप देखोगे, सर्च करोगे, तो जो फैक्ट्रियां, जो मतलब कंपनियां ये केमिकल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, स्प्रे बना रही हैं, पेस्टिसाइड्स बना रही हैं, वही कंपनियां कैंसर की दवाइयां। रीजन उन्हें पता है कि ये खाने के बाद ये बीमार पड़ेंगे ही। और हमारे वहां तो क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो है हमेशा कृषि प्रधान देश रहा है, यहाँ पे कृषि ही होती थी, और उसमें ही ये सोने की चिड़िया कहलाता था। कोई हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं होती थी, हम सोने की चिड़िया सिर्फ कृषि से ही थे। और हमारा सारा जो हमारा धन है यहाँ पे गौधन होता था, गौ आधारित खेती होती थी। और कामधेनु गाय सभी लोग जानते हैं, जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें कामधेनु गाय मिली थी। और वो कामधेनु गाय हमें इसीलिए मिली थी ताकि उससे हमारी कृषि पनपेगी, कृषि पनपेगी तो हम लोग पनपेंगे। और स्वास्थ्य जो कहते हैं, स्वस्थ जो कहते हैं हम लोग, स्वस्थ कौन होता है? स्वस्थ आपका शरीर ही नहीं, आपका मन भी स्वस्थ होना चाहिए, आपके विचार भी स्वस्थ होने चाहिए, आपका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, तब एक इंसान को स्वस्थ कहा जाता है। आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं कहलाते। तो उस सब के लिए हमें इस पद्धति पे आना ही पड़ेगा कि हमारा खाना भी शुद्ध हो, हमारा आहार भी शुद्ध हो, हमारा विचार भी शुद्ध हो। अब जो कामधेनु गाय है, अब सोचो कामधेनु गाय से क्या इतना बड़ा होने वाला है। कामधेनु गाय की हम लोग पूजा करते हैं, और कभी सब लोगों ने कैलेंडर पे कामधेनु गाय देखी होगी, उसमें देवी देवताओं के नाम होते हैं सारे। कहते हैं कि इतने करोड़ देवी देवता गाय में निवास करते हैं, लेकिन कौन सी देती गाय वो हमारी? उसमें आप अब देखना उस कैलेंडर को ध्यान से, लक्ष्मी हमेशा उसके बैक में दिखाई जाती है। जहाँ पे गोबर गौमूत्र विसर्जित होता है वहां पे लक्ष्मी का स्थान बताया जाता है। अब आप लोग देखोगे तो आप देख के सोचोगे कि लक्ष्मी यहाँ पे क्यों है? लक्ष्मी तो इतनी पवित्र चीज है, वो इतनी ऐसे गोबर गौमूत्र में क्यों दिखा रहे हैं? क्यों? क्योंकि गोबर गौमूत्र से ही हमारा पूरी खेती होती है। जो नेचुरल फार्मिंग हम लोग करते हैं कोई बहुत कठिन पद्धति नहीं है, बहुत इजी है।
एक देसी गाय अपने रखनी होती है। यस, ये देखिए आप बालकृष्ण जी दिखा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे लक्ष्मी का वास पीछे ही है। ये इस मैंने इसका शेयर कर रीजन है। दिया, शेयर कर दिए। गुड गुड, वेरी गुड। तो ये लक्ष्मी का यहाँ वास होने का मतलब ही है क्योंकि इसके गोबर गौमूत्र से ही सारी कृषि होती है। और उस तरह से जो नेचुरल फार्मिंग में जो खाना उगाया जाता है वो उसकी पौष्टिकता ही अलग होती है। केमिकल फार्मिंग का जो हम लोग खा रहे हैं इसमें तो सिर्फ हमें बीमारियां मिल रही हैं। ठीक है, अब आज के बाद आप लोग इस फोटो को बहुत गौर से देखेंगे तब आप इसको रियलाइज करेंगे कि हाँ क्या मतलब नेचर ने, भगवान ने इतना प्लान तरीके से बनाया हुआ है सब चीज। आप देसी गाय के गोबर को भी देखोगे ना, उसमें भी आपको बहुत आश्चर्यजनक चीज एक मिलेगी। देसी गाय का जो गोबर होता है वो एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली से कवर होता है। और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि गाय के गोबर में माइक्रोब्स होते हैं और वो माइक्रोब्स चाहिए हमें खेती के लिए। और कितना प्लान तरीका है ऊपर वाले का कि प्लांट को जितने भी तरह के एलिमेंट्स चाहिए उतने ही तरह के माइक्रोब उस गोबर में है। हर एक एलिमेंट के लिए एक माइक्रोब है। और जब वो सॉइल में जाता है तो सॉइल में वो माइक्रोब प्लांट को जो भी कुछ चाहिए वो उसको देगा। उसके अगेंस्ट में प्लांट उसको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल देगा। ये देखिए शैलेश जी और प्रिया ने, संजीत जी ने ये दिखा दिया। देसी गाय का गोबर आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, ये लेयर में बना होता है, लेयर में होता है और इसमें एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है। वो झिल्ली माइक्रोब को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो इसमें हर तरह के माइक्रोब्स होते हैं। खेती करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये गाय का गोबर और गौमूत्र चाहिए हम लोगों को, और उसी से ही हम लोग सारा कर रहे हैं। और जो आप लोग अब कहते हो कि कैसे उगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो अभी हम लोग, शैलेश जी ने दिखाया अपना सारा गार्डन, मेरे पास भी छत है, पूरा हम लोग अपने आप उगाते हैं। और आज के बाद से आप लोग एक काम तो कल से ही करोगे कि जो लीफी वेजिटेबल है, क्योंकि अब सीजन आ गया है, पालक, मेथी, चौलाई, ऐसी चीजें हैं, बहुत इजी ग्रोइंग चीजें हैं। आपके घर में जो भी कुछ अवेलेबल है, टूटी बाल्टी, पुरानी बाल्टी है, कुछ नहीं है, आटे की थैलियां हैं, चावल की बोरियां हैं, गेहूं की बोरियां, ऐसी चीजों में भी आप स्टार्ट कर दो। पालक के बीज उसमें डाल दो। ये बहुत इजी ग्रोइंग है क्योंकि हम लोगों ने जब से ये पढ़ा, पालक, चौलाई, मेथी, ये ऐसी जो है लीफी वेजिटेबल्स हैं कि जिनको जब हम जमीन में उगाते हैं तो ये जमीन से हैवी मेटल्स खींचती हैं। और हम लोग जमीन को केमिकल फ्री करने के लिए इनको ही उगाते हैं, निकालते हैं, फिर गड्ढा खोद के जमीन के अंदर दबाई जाती है, फिर उगाते हैं, फिर निकालते हैं। तो 3-4 बार में हमारी जमीन केमिकल फ्री हो जाती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि हम पालक खा के बीमार पड़ते हैं, पालक खा के पेट खराब होता है। तो उसका रीजन यही है क्योंकि उसमें इतनी हैवी मेटल्स है, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। और जब से हम लोगों ने ये नेचुरल फार्मिंग सीखी, किचन गार्डनिंग किया, उस दिन से हमने बाजार का पालक खाना बंद कर दिया है। नहीं खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो अपने गमले का ही खाएंगे। तो ये हम लोगों का रूल है। और भगवान की दुआ से मेरा घर तो ऐसा है कि 2 बच्चे हैं, बेटे हैं, हम जो चारों हम लोग बिल्कुल, वो कहते हैं ना, डॉक्टर फ्री रहते हैं। कभी कोई मेरे घर में कोई आता है तो वो कहते हैं अरे कोई सरदर्द की गोली नहीं है। वो कहते हैं अरे क्या है, तुम एक सरदर्द की गोली घर में नहीं रखते? हम कहते हैं जरूरत ही नहीं होती, क्या क्यों रखे फालतू में। तो हमें दवाइयों से बचना चाहिए। और जब ये फार्मिंग में आप करते हो ना, अब अर्बन एरिया में तो हम लोग किचन गार्डनिंग ही कर सकते हैं। जब आप प्लांट्स के साथ रहते हो तो प्लांट्स जो है आपका स्ट्रेस रिलीज करते हैं बहुत ज्यादा। प्लांट्स के अंदर ऐसी पावर होती है कि वो आपके अंदर से नेगेटिव आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। कभी आप फील करना कि बहुत स्ट्रेस में हो तो आदमी क्या होता है, चलो पार्क में चलते हैं। रीजन उसका वो पता नहीं है, लेकिन हम, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में तो सारा पता है ना हमें, धीरे आपका बॉडी आपको वहीं ले जाता, दिमाग आपको वहीं ले जाता है। और जैसे ही आप पार्क में जाके बैठते तो आप अपने को बहुत रिलैक्स फील करते हो। उसका रीजन है कि पौधों के साथ ये हमारी जो एक कनेक्टिविटी है कि वो आपके नेगेटिव आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं और आपको एक पॉजिटिविटी देती है। ग्रीन कलर में बहुत पॉजिटिविटी। अब जो है हम आते हैं कि फार्मिंग पे हम घर में कैसे उगा सकते हैं। उगाने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास में जो पार्क होगा वहां से आप अपनी सॉइल ले आए। और यहाँ आसपास आपके पास गौशाला होगी, वहां गौशाला से आपको खाद मिल जाएगी गाय के गोबर। वो 2 चीज आप मिक्स करके और उसमें पालक, चौलाई, मेथी, ये चीजों से आप शुरू करो। और जब आप उगा के, और धनिया,
वो चीज उगा के, और जब उसको आप एक बार उसका टेस्ट ले लोगे ना, उसके बाद मेरी गारंटी है कि नेक्स्ट टाइम आप कहोगे कि यार कुछ और उगाया, क्योंकि उसका टेस्ट ही इतना डिफरेंट होता है, बनाना इतना इजी होता है, जरा सा स्टीम लगी है और सब्जियां गल जाती है। मेरे छत पे तो मेरे ख्याल से कोई वेजिटेबल ऐसी है नहीं जो मैंने नहीं उगाई होगी। बैगन, टमाटर, भिंडी, गोभी, पत्ता गोभी, और फ्रूट्स में मेरे पास ये रेड बीन्स है। अच्छा, हम लोग उगाते भी क्या है, सारे हमारे देसी होते हैं। देसी बीजों को भी बहुत प्लान वे से हमारे वहां से, ये देखिए घिया मेरे छत पे हो रही है। ये टमाटर है, एक दूसरी वैरायटी है टमाटर की जो शायद देखी नहीं होगी आप लोगों ने। ये गोभी मेरे ग्रो बैग में हो रही है। ये भी टमाटर की एक वैरायटी है, इसमें बीच में ये जो छोटे टमाटर, ये अमरूद है। ये देखिए नेचुरल फार्मिंग जब हम करते हैं, तो जो आप लोगों ने कभी बचपन में पढ़ा होगा कि किसान का दोस्त होता है केचुआ, और ये वाला केचुआ आप शायद अब नए बच्चों ने तो ये केचुआ देखा भी नहीं होगा। हम लोगों ने तो फिर भी बरसात में कभी कभी निकलते थे देखा था। तो जब हम गौ आधारित खेती करते हैं, देसी गाय का गोबर गौमूत्र सॉइल में यूज करते हैं, तो ये हमारे जो दोस्त है ना, ये अपने आप उसमें पैदा हो जाते हैं। और सॉइल में इनका होने का मतलब है कि आपकी सॉइल बहुत अच्छी है प्लांट्स के लिए, ये अपने आप काम करते हैं, क्योंकि जमीन में ऊपर निकलते हैं नीचे जाते हैं, ऊपर निकलते हैं नीचे जाते हैं, तो जमीन को ये पोरस बनाते हैं। पोरस होने से क्या होता है, जमीन के अंदर हवा अच्छी जाती है, पानी अच्छा जाता है, आपका प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो ये हमारे मित्र अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। ये देखिए मेरे गार्डन की भिंडियां हैं, मेरे अपने टेरेस गार्डन की। ये टमाटर है, ये मेरे भिंडी के पौधों के साथ में खड़ी हूँ यार। ये टमाटर मेरे, ये देखिए मेरे छत पे हैं, कितने घिए लगे हुए हैं, सिर्फ गौ आधारित है, कुछ भी नहीं डलता इन पौधों में। ये 2-3 तरह की मिर्चें हैं जो मेरी छत पे होती है। यस, ये बैंगन है। ये सारे मेरे ग्रो बैग में ही होते हैं, या फिर कुछ बकेट्स हैं, कुछ बोरियों में है। ये धनिया उग रहा है, उसको केन को काट के उसको 2 हिस्सों में कर दिया। ये पालक है और मेथी है, साथ में चना है। ये बैंगन की एक वैरायटी है जो मैंने उगाई हुई है, इसमें शायद मेथी हो रही है। ये ग्रो बैग है। तो ये पालक है। इस तरह से ये सफेद बैंगन है। ये धनिया है, जो कुछ भी नहीं है, एक केन थी, केन को काट के 2 पार्ट में किया, और उसमें दोनों पार्ट में, क्योंकि ये जो लीफी वेजिटेबल होती है, इनको बहुत ज्यादा रूट्स नहीं, गहरी रूट्स नहीं चाहिए होती इनको, तो इनको आप शैलो कंटेनर में आराम से उगा सकते हैं। और इनको कोई बहुत ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं चाहिए होती। एक बार आपने सॉइल में बनाया, उसमें थोड़ा सा खाद मिला दी, तो आपकी लीफी वेजिटेबल 2-3 महीने के लिए जाड़ों में आपको मिलनी है, बहुत अच्छी ग्रो होती है करती है। ये उसी केन में काट के उसमें पालक भी हो रहा है, पीछे मिर्च लगी हुई है, चीकू लगा हुआ है पीछे, तो सारे फ्रूट्स के पौधे भी। ये कुछ हम लोग क्योंकि नेचर वाले हैं, तो हम लोग सोचते हैं हर चीज को यूज कर ले, हम लोग बॉटल्स को भी यूज कर लेते हैं। उसमें शैलेश भैया ने तो पालक लगाया था, मैंने थोड़ा ये आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा दिए, उनको थोड़ा सा पेंट कर दिया है। तो ये ये मैंने दिखाया है कि आप मतलब, ये जरूरी नहीं है कि आपको पहले पॉट लाना है तो इंतजार कर रहे हैं। आपके पास ही घर में ये जो है रैपर्स होते ही हैं, नमकीन के हैं, चिप्स के हैं, सब चीज में आप प्लांट ग्रो कर सकते हैं। किसी आपको कोई मतलब आपके पास इच्छा होनी चाहिए, तो आप कोई रोक नहीं सकते आपको प्लांट ग्रो करने से। ये कंपोस्ट, आप ये पुराना मेरा घड़ा हो गया था, तो वो मैंने कंपोस्ट बनाने के लिए यूज किया है। इसी तरह से ये मेरी एंजाइम्स, जैसे इसके अभी बारे में थोड़ा आप मैंने कहा। विस्तार में बताइए हाँ कि हाँ, एंजाइम बिल्कुल क्या है और एंजाइम का क्या महत्व है। बिल्कुल। अब देखिए हम लोग क्योंकि नेचर फार्मिंग वाले हैं और नेचर से नेचर लवर हैं, तो प्राकृतिक को बचाना भी, उसके लिए भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और ये नेचर में इस समय जो हमारा पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे किचन का बहुत बड़ा रोल है। हमारी किचन से जो ग्रीन वेस्ट निकलता है, आपके घर में अगर आप देखोगे तो 80% हमारा ग्रीन वेस्ट निकलता है। उस ग्रीन वेस्ट को हम लोग या तो कंपोस्ट बनाते हैं, या उसमें से एंजाइम बनाते हैं। अब एंजाइम का एक रेशियो होता है कि आपने उसमें 1 लीटर पानी होता है, 300 ग्राम हमारा ग्रीन वेस्ट है, और 100 ग्राम गुड़ होता है। इसको बनने का एक 3 महीने का प्रोसेस होता है, और ये हम एक्स्ट्रा से बॉटल्स में बनाते हैं। ये 3 महीने के बाद जब ये बन जाता है, 90 डेज के बाद, तो ये एक मैजिक लिक्विड कहलाता है। मैजिक लिक्विड ये क्यों कहलाता है, क्योंकि इसको हम 3 जगह बहुत अच्छे से यूज करते हैं। फार्मिंग में भी यूज करते हैं, फार्मिंग में ये जो है ग्रोथ प्रमोटर भी है, फार्मिंग में ये फर्टिलाइजर का भी काम करता है, और ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है, तो इसीलिए मैजिक लिक्विड है। और हाउस होल्ड में हम इसको यूज करें,
तो सबसे पहले अगर हम किचन में ही करें तो इस एंजाइम के पानी से अगर हम सब्जियों को वॉश करते हैं, बड़े टब में एंजाइम पानी लिया, उसमें 20-30 ml एंजाइम डाल दिया और उसमें आपने अगर वेजिटेबल को डुबा दिया तो वेजिटेबल के ऊपर जितनी केमिकल है, क्योंकि हमारे फार्मर्स क्या होते हैं, ये मार्केट में आने से जस्ट 2-3 दिन पहले ही वो लोग अगर देखा कि कुछ उसमें कीड़ा दिख रहा है तो उसके स्प्रे डाल देते हैं। और वो स्प्रे, जबकि स्प्रे की हमेशा एक लिमिट होती है कि खाने से 10 दिन पहले या 15 दिन पहले स्प्रे होना चाहिए। लेकिन हमारा क्योंकि ऐसा कहीं पे कोई बहुत हार्ड रूल नहीं है, हर आदमी उसका मिसयूज करता है और फार्मर्स बेचारे क्योंकि वैसे ही परेशान रहते हैं तो वो लोग इसका इस तरह से यूज कर देते हैं कि आने से 2 दिन पहले स्प्रे कर दिया उन्होंने, तोड़ने से 2 दिन बाद तोड़ दिया स्प्रे करने के बाद, और तीसरे दिन आपके पास मार्केट में आ गए। तो वो वेजिटेबल को जब हम इसमें एंजाइम में दबा देते हैं तो उसके ऊपर जो केमिकल है उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, तो एटलीस्ट आपने ऊपर का केमिकल बचा दिया। इस तरह से यूज होता है। फिर आप अपने घर में जितनी भी वॉशिंग कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं तो उसके लिक्विड, आपके पास लिक्विड सोप है तो उसमें एंजाइम मिला दिया, उसमें भी जितना भी केमिकल है उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। आप वॉशिंग कर रहे हो, कपड़ों की वॉशिंग कर रहे हो, उसके पानी में डाल दिया, उसमें ये कपड़ों को तो बचाता ही बचाता है, लेकिन आपकी मशीन का जो पानी आपके जमीन में जा रहा है उसको भी ये बचाता है, उस पानी को बहुत जो उसमें हार्ड केमिकल्स होते थे उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस तरह से एंजाइम का मल्टीपल यूज है। एनिमल आपके ये एंजाइम जो है एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल भी होता है। आपको मतलब स्किन कोई प्रॉब्लम है उस पर आप एंजाइम लगा लो। आप घर में जल गए हैं, कोई फुंसी है, कोई फोड़ा है, कोई जख्म हो रहा है तो ठीक नहीं हो रहा है, आप उस पर एंजाइम लगा लो। एनिमल्स है घर में, पेट्स हैं किसी के पास, और घर में नहीं है तो बाहर रोड पे पेट्स हैं, किसी को आपने देखा जख्म हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम हो रही है, एक बॉटल में स्प्रे कोई, अच्छा इसको यूज करते हैं डाइल्यूट करके, 1000 लीटर में 1 लीटर एंजाइम यूज होता है, तो मतलब 1 लीटर अगर हम कोई पानी लेते हैं तो उसमें हार्डली 5 ml एंजाइम पड़ता है जो हम यूज करते हैं। तो उसको बना के स्प्रे बॉटल हमने बना ली, स्प्रे बॉटल से आप स्प्रे कर दो पेट के ऊपर, तो उसके स्किन प्रॉब्लम कुछ है वो ठीक हो जाती है। पेट्स के बाल बहुत झड़ते रहते हैं, उस समय आप उसको स्प्रे करोगे तो उनके बाल झड़ने कम हो जाते हैं। प्रभा जी, बालों से आप और अपना खुद का हाँ एक्सपेरिमेंट बताइए। वो तो मेरा बहुत जबरदस्त एक्सपेरिमेंट था, तो पहले मेरी व्हाइट वाली फोटो दिखाओ। हाँ ये, तो ये हम लोग एक्सपेरिमेंट ही करते रहते, तो आंवला एंजाइम हम लोगों ने बनाया था। आंवला एंजाइम सबको पता है कि उसका एक तो जो है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और वैसे भी जो वो ब्लैक सा हो जाता है अगर लोहे की कढ़ाई में आप रख दो। तो मेरा ये हम लोग जब ये कोर्स करने गए थे तब की फोटो है, मेरे गुरुजी के साथ की फोटो है ये वाली व्हाइट वाली। हाँ तो जी। मैंने वो आंवला एंजाइम को लोहे की कढ़ाई में रखा और उसको फिर बालों में लगाना शुरू किया, और आंवले का ही एंजाइम जो हम लोग शैम्पू यूज करते हैं, उस शैम्पू को भी 1 पार्ट शैम्पू लिया, 1 पार्ट आंवला एंजाइम लिया और उसमें 8 हिस्से पानी डाल दिया, तो वो शैम्पू यूज किया और आंवला एंजाइम उस तरह से लगाया, तो मेरे जो वो बाल थे वो ये बाल हो गए थे। और तो कोई हम लोग क्योंकि केमिकल घर में हमारे, अब ये एंजाइम आप यूज करते हो तो आपके घर में हार्पिक खत्म हो जाएगा, आपके घर में ये फिनाइल खत्म यूज होना खत्म हो जाएगा, आपके घर में जो पॉलिन आप यूज करते हो वो सब खत्म हो जाएंगे। शैम्पू जो आप 1 बोतल 1 महीने में यूज करते हो वो शायद आप 8-10 महीने में यूज करोगे, तो आपको मॉनिटर की बचत है, बहुत छोटी बचत। लेकिन इससे जो नेचर की बचत की हमने, अब हर घर से 1 लीटर फिनाइल, 1 लीटर हार्पिक, मतलब ये मिनिमम है, और 1 लीटर कॉलिंग, ये तो हर घर से मिनिमम यूज हो, और हर घर में 2-2 3-3 बाथरूम है, तो वहां सोचो कितना यूज करते हैं हम लोग, और हम ही जो है जमीन में डाल रहे हैं और फिर हम सोचते हैं कि पानी हमें अच्छा मिल रहा है पॉसिबल क्या ये? कभी पॉसिबल नहीं है, कहते हैं भगवान भी उतरेगा तो भी पॉसिबल नहीं है। इधर से हम उसमें केमिकल डाल रहे हैं और सोच रहे हैं हमें अच्छा पानी मिल रहा है। तो ये एंजाइम जब हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो ये आपका पानी जहां गटर में जहां तक जाएगा वहां तक ये क्लीन करता है, आपके घर को क्लीन करिएगा। घर में आप इसको रूम फ्रेशनर की तरह तरह के एंजाइम हम लोग बनाते हैं, कभी उस पर सेशन अलग से लेंगे तो बताएंगे किस तरह से। तो इसको एज ए रूम फ्रेशनर भी आप यूज कर सकते हो, वो आपके घर से जो दूसरे केमिकल है वो खत्म हो गए। घर में आप जब इसको रूम फ्रेशनर की तरह यूज करोगे तो आपके घर में मच्छर मक्खी वो खत्म हो जाते हैं, किचन में कॉकरोच की बहुत प्रॉब्लम होती है, उससे राहत मिल जाती है, और आपने जो है केमिकल यूज करना भी बंद किया। अब जिस हिट से या जो ऐसी चीजें हम लोग यूज करते हैं जिससे कीड़ा मर रहा है, तो क्या वो आपके सांस में जा रही है? आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी? जरूर करेगी, लेकिन उसमें क्योंकि खुशबू उन्होंने मिला दी है तो आप बड़े आराम से उसको इनहेल कर रहे हो। तो हमें इन चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा
क्योंकि अपने स्वास्थ्य को हमें खुद ही संभालना है और ये हमारे इंडिविजुअल का काम है। दुनिया में बहुत चीजें हैं आपको बर्बाद करने के लिए, आपको नुकसान देने के लिए, लेकिन जब आपकी समझ होगी तो आप उसको यूज नहीं करोगे, आप अपने लिमिट पे रहोगे। और छोटी सी हमारी जिंदगी है, बहुत ज्यादा कितना 80-100 साल, इससे ज्यादा नहीं है। तो हमें अपने आप को लिमिट में रखना ही पड़ेगा, हमें सोच समझ के ही चलना पड़ेगा। अपने नेचर को भी हमें बचाना है, खुद को भी बचाना है। और बहुत बड़ा एक जो है फॉर्मूला जो हम लोग कहते हैं कि हमें उसी चीज पे रहना चाहिए। ये देसी गाय का भैया फोटो दिखाओ सचिन। हाँ, ये देसी गाय देखो कितनी प्यारी गाय है। ये इतनी प्यारी गाय थी कि हमारे फार्मर हैं यहाँ पे दिल्ली में ही है, उनके वहां की गाय है ये गाय 24 घंटे दूध देती है। आप जब भी कहते हैं चाय बनानी हो, दूध निकालो और चाय बना लो। इतनी प्यारी गाय है और इतनी नेचर में इतनी स्वीट थी, इतनी स्वीट है ये, बहुत ही स्वीट। ये देसी गाय का होता है, देखने में भी खूबसूरत होती है। कभी आपको बताएंगे कि देसी गाय और जो आजकल जर्सी गाय होती है उसका डिफरेंस कभी नेक्स्ट किसी सेशन में आप लेना, वो भी लोगों को थोड़ा अवेयरनेस दिलाना है इस चीज के हाँ ऊपर। जी, हाँ जी। तो हम हाँ, तो अब आते हैं हम थोड़ा सा खाने पे कि खाने पे हम अपने आप को किस तरह से करते हैं। अगर एक फॉर्मूला आप लोग नोट कर लो, अगर खाने को दवाई की तरह खाओगे तो जिंदगी में दवाई खाने नहीं खानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो है दवाइयों को खाने की तरह खाओगे तो फिर क्या हाल हो। आज की डेट में यही हो रहा है, लोग दवाइयों को खाने की तरह खा रहे हैं और खाना जो है दवाइयों की उस तरह से चल रहा है। क्यों, सुबह उठते ही पहले जो खाली पेट वाली गोली, फिर जो थायराइड वाली गोली, फिर बीपी वाली गोली, फिर डायबिटीज वाली गोली। मतलब ऐसे ऐसे लोग हम लोग देख रहे हैं कि सुबह से उठने के 8 बजे तक 15-15 गोली खा रहे हैं। तो अगर आप खाने को मेडिसिन की तरह खाओगे तो मेडिसिन आपको जिंदगी में खानी नहीं पड़ेगी। अब खाने को मेडिसिन की तरह खाना का मतलब क्या है कि आपको सोच के समझ के। अब खाना हम जब खाते हैं तो खाना आपके जबान में कितनी देर रहता है, मुंह पे कितनी देर रहता है, कुछ सेकंड के लिए रहता है। और उस टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, पूरे अपने सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आज की डेट में जो जंक फूड चल रहा है, क्या है वो टेस्ट ही तो है। और आज की डेट में जो समाज हमारा हो गया, क्योंकि पहले एक लोगों में एक सात्विकता होती थी, लोग काम वो करते थे कि जिससे उन्हें भी फायदा हो और अगले वाले को भी फायदा हो। वो ये काम नहीं करते थे कि वो जहर बनाए और अगला जहर खाए, मुझे पैसा मिल जाए, अगला मरता है तो मरता रहे। लेकिन आज के टाइम में एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि लोग पैसे की कमाई में अंधाधुंध लगे हैं, वो बना रहे हैं, उससे आपको नुकसान हो रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें अपने आप को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। ये जो शरीर भगवान ने हमें दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, कहते हैं कि मानव शरीर तो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इसको संभालना हमारी ही जिम्मेदारी है। और हमें अगर अपनी पिछली पीढ़ियों से हम लेना शुरू करें तो हमारा जीन जो है, हमारे जो दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप हमारे जो खाते थे ना, वही जीन हमारा है, वही चीज हम खा सकते हैं, उसी चीज के लिए हम अडेप्टेड है। तो हमारा जो नेचर होना चाहिए और हमें जो सोचना चाहिए इस बारे में कि आपके आसपास जो पैदा होता है, आसपास का मतलब कि ऐसा नहीं कि आपके जस्ट तुरंत, मतलब आपके खाने लगे एरिया में जो कुछ होता है वही हमें खाना है, उसके बाहर हमें नहीं जाना है। अब आज की डेट में क्या हो रहा है, राइस ब्रेन ऑयल खाना है, सोया ऑयल खाना है, ग्राउंडनट ऑयल का क्यों खाना है। हमारे एरिया में सरसों होती है, हमें सरसों का तेल खाना है। साउथ में जो है कोकोनट होता है, उनको कोकोनट खाना है। गुजरात साइड में मूंगफली होती है, उनको मूंगफली खाना है। हम ये क्यों खाना है मूंगफली, लेकिन स्वाद बदलने के लिए नहीं नहीं हम भी टेस्ट करें, क्यों करें टेस्ट। हमें इस चीज पे अपने आप को कमिट करना है कि हमें हमारे एरिया में जो है, जो हमने हमारे मम्मी पापा ने हमें खिलाया है, जो मेरे दादा दादी ने हमें खिलाया है, उस खाने पे आप अगर रुकोगे, उस पे ही टिके रहोगे। नई चीजें आ रही हैं, कोई जरूरी नहीं है आपको टेस्ट करना है। आज की डेट में ऐसे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं कि वो केमिकल्स खानों में पड़ते हैं, हमें तो पता भी नहीं है। आज की डेट में बच्चे को एक बार चिप्स आप खिला दो, वो चिप्स दोबारा छूटेगी नहीं उसके बाद। क्यों, क्योंकि वो हमारे ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और वो फिर आपके टंग को सेंस भेजते हैं, वो बार बार आपको क्रेविंग पैदा करता है। दाल चावल के लिए, रोटी सब्जी के लिए किसी को क्रेविंग नहीं होती, लेकिन एक बार चॉकलेट खिला दो छोटे बच्चे को, एक छोटे बच्चे को कोक पिला दो आप एक बार, वो दूध की बोतल फेंकेगा, बार बार कोक मांगता है। मैंने 6 महीने के बच्चे को देखा था, कोक की बोतल के लिए जिद कर रहा है और दूध की बोतल को फेंक रहा है। उसको एक बार चखा दिया, बस वो कह रहा है मुझे कोक पिलाओ।
तो उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे ब्रेन सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, और फिर आपका ब्रेन उसी टेस्ट को बार बार डिमांड करता है और हम उसके बस में हो जाते हैं। तो हमें इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और ये छोटा सा ये इन लोगों ने जो शुरू किया है अभियान की, ये न्यूट्रिशन वीक है, तो वाकई में इसका फायदा आप लोगों को उठाना चाहिए और इस चीज पे वर्किंग आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। और जो कुछ खा रहे हैं थोड़ा बहुत उसको उगाने की भी कोशिश करनी, थोड़ी भी आपके पास जगह है तो उसमें उगाने, एटलीस्ट लीफी वेजिटेबल तो आप लोग जरूर उगाना शुरू कर दें। आपके पास छोटी बालकनी है तो अभी जैसे शैलेश भैया ने कहा, आप कुछ नहीं, वॉल का इस्तेमाल करो, वर्टिकली आप उगाना शुरू करो। पाइपों को, मोटे बड़े 8 इंची वाले पाइप होते हैं, उनको काटो, दीवार में लटका दो, उसमें आप पालक ग्रो करो, आपके लायक उसमें हो जाएगा। अपने घर के लायक, जहाँ 3-4 लोग होते हैं उनके लायक बहुत अच्छा ग्रो होता है। धनिया बहुत अच्छा ग्रो होता है, एक बार उगा के उसको टेस्ट करो तो मुझे पता है कि वो फिर आपको रोग लगी जाएगा जैसे हम लोगों को लगा है। तो मेरे ख्याल से, और आज की डेट में हम, हाँ, एक चीज और कर देते हैं क्योंकि हम लोग नेचर से ही जुड़े हैं, मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी, आज डायबिटीज पे बात चली है तो दो पॉइंट आप लोगों को बता देती। जरूर हमारे ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जो डायबिटीज से परेशान होंगे, तो डायबिटीज के लिए आप आपके हथेली में 3 पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारी 3 फिंगर जहां जा रही हैं, ये 3 फिंगर खाने से पहले 5 मिनट के लिए ये दोनों हाथ से इसको सिर्फ प्रेस करना है। इसको, ये हमारे लिवर, स्प्लीन और स्टमक के पॉइंट होते हैं। ये एक्टिवेट करके उसके बाद आप खाना खाओ तो आप शुगर के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा है ये। और दूसरे एक और बता देते हैं क्योंकि जैसे नेचर ने सब कुछ हमारे साथ हमें दिया हुआ है हमें ठीक करने को, उसी तरह से जैसे एक्यूप्रेशर में हम लोग करते हैं कि सब कुछ आपका ट्रीटमेंट आपके हाथ पे होता है। ऊपर वाले ने, आप जैसे कमरे में लाइट करनी है तो एक स्विच ऑन करना होता है ना, उसी तरह से हमारे, यस बिल्कुल बालकिशन जी, मुझे लग रहा है आपको शायद उसके बारे में कुछ है आइडिया। उसी तरह से सब कुछ हमारे हाथ में है, बस हमें वो स्विच ऑन करना होता है बस। और शुगर वालों के लिए एक मैं बता देती हूँ, एक तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और एक आप जो है ये डॉक्टर टेप होता है, डॉक्टर टेप पे इस तरह से मेथी के दाने लगाओ, मेथी के दाने लाइन से उसमें टेबल पे गिराओ और लाइन बना लो, और इसको इंडेक्स फिंगर की मिडिल लाइन, मिडिल वाले जॉइंट पे इस तरह से लगा के रात में लगा दो और सुबह इसे निकाल दो, और इसको 2 मिनट तक इस तरह से प्रेस करो आप। क्योंकि आज शुगर का था तो मैंने कहा चलो ये शुगर वालों तो मैं बता देती हूँ सबको, ठीक है। ये दोनों में लगानी कि एक ही में लगानी? दोनों दोनों में दोनों लगाना है, दोनों में लगाना है। इंडेक्स फिंगर के मिडिल जॉइंट पे, ये जो हमारी जॉइंट है, ये जी, जो मिडिल जॉइंट, इंडेक्स फिंगर का जो मिडल जॉइंट है वहां पे हाँ हमें ये उस जॉइंट पे, मेथी के दाने लगाने हैं डॉक्टर टेप से। और इसको फिर 2 मिनट तक आपने प्रेस करना है बस इस तरह से, और रात भर लगाने देने, तो सुबह इसको निकाल दे, नेक्स्ट डे फिर नई पट्टी लगाए, और आप 10-15 दिन लगा के ये फिर आप देखिएगा इसको, जरूर आपको डायबिटीज में फायदा मिलेगा। तो नेचुरली आप लोग अपने आप को बिल्कुल क्योर कर सकते हो, कहीं कोई मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी, वो कहते हैं ना एलोपैथ के पास आप देखोगे तो किसी चीज का इलाज नहीं है, वो क्या है, सिर्फ उसको मेंटेन करते हैं। अब डायबिटीज बढ़ी है, उन्होंने टैबलेट खिला दी, उस डाउन कर दी, तो अगले दिन सुबह फिर बढ़ गई, क्यों? क्योंकि वो सिस्टम तो काम कर रहा है ना अपना, जो इंसुलिन, जो आपकी ब्लड में शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, या वो सिस्टम तो अपना काम कर रहा है। तो सुबह फिर अब बढ़ी, फिर गोली खिला दी, शाम तक फिर ठीक रही, अगले दिन फिर बढ़ गई। तो यहाँ ट्रीटमेंट कहीं नहीं है, किसी ऑर्गन में कुछ हुआ काट के निकाल दिया। हाँ, इमरजेंसी के लिए देखिए बहुत अच्छी है एलोपैथ, कहीं इमरजेंसी है बिल्कुल बहुत जरूरी है, डायग्नोसिस बहुत अच्छी है, लेकिन ट्रीटमेंट में अभी हमको बहुत काम करना है। ट्रीटमेंट में हमारे सारे ऑर्गन, कोई ऑर्गन हमारा इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन आज की डेट में आप जाओगे तो वो एक लिवर वाले के भेज देगा, एक किडनी के पास भेज देगा, फिर यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देगा, फिर जो हार्ट वाले के पास भेज देगा। क्या हार्ट अपने आप में इंडिविजुअल ऑर्गन है? वो भी किसी से जुड़ा हुआ है, हो सकता है उसे पीछे से सप्लाई ठीक से नहीं मिल रही है, तो आप हार्ट को ट्रीट करते रहो, कुछ होना ही नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को अपने नेचर को समझना पड़ेगा, नेचुरोपैथी को समझना पड़ेगा, और अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। कोशिश करना चाहिए कि जो भी दवाई आप खा रहे हो, एक बार आप गूगल पे सर्च करो, उसके साइड इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही अच्छा दीदी, आपने सबको बहुत अच्छे से एक पूरा जो बताया है और जो ये हेल्थ टिप्स दिए हैं,
तो मैं बताना भूल गया था, प्रभा जी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट भी हैं और उनका खुद का एक सेंटर भी है। और मैं 2 मिनट लेते हुए आपके वो सेंटर की वीडियो चला देता हूँ, सो दैट लोगों को पता रहे कि हाँ, हाँ। थोड़ा सा उसके बारे में बताती हूँ, आप वीडियो दिखा देंगे बस। हाँ, 1 सेकंड मैं वीडियो चला देता हूँ, 1 सेकंड दीजिए मुझे। और थोड़ा सा समय हमें ज्यादा हो गया है, पर आई थिंक ये सेशन इतना अच्छा था कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो मुझे 2 मिनट दीजिए बस, Yes. मैं फिर इसका एक बार ये वीडियो भी चला देता हूँ। और बहुत अच्छे से वहाँ पर इलाज होता है, अपना नेचुरल तरीके से एक्यूप्रेशर थेरेपी होती है। और जो लोग नंबर मांग रहे हैं, आप क्लास का लाइव दृश्य एक स्पर्श सेकेंड, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप को हम जोड़ देंगे प्रभा जी से और शैलेश जी से। आपको सबको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हफ्ते से ये साथ में सेंटर है सतगुरु जी प्रभा जी कंट्रोल सेंटर पे बैठी हुई हैं। यहाँ पे देखेंगे तो वंदना जी मुरादाबाद से, मुकेश जी उड़ीसा से, और सुमित महाराष्ट्र से, उमाशंकर जी पुणे से, साहिबा दिल्ली से, सचिन महाराष्ट्र से, और हेमा पटेल जी बांसवाड़ा, पुष्पा जी कलकत्ता, शिवहरी जी इंदौर, हर्षवर्धन मैसूर। ये हमारे कंट्रोल रूम का दृश्य। इस तरीके से हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। ये बहुत अलग तरीके का चीज इजाद हुई है, बहुत लंबे समय तपस्या करने के बाद में। और ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अलग चीज नहीं, एक जैसी चीज है। और हम इतने बड़े मॉनिटर पे देख पाते हैं, लेकिन जो कंट्रोल सेंटर है हमारा वो यहाँ पे होता है। यहाँ से हम आप लोगों को कंट्रोल करते हैं, देख पाते हैं कौन व्यक्ति कैसे करता है। तो ये इनका सेंटर है जो ये दिल्ली में चलाते हैं। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा धन्यवाद करना थोड़ा सा चाहूँ। इसको ब्रीफ कर दूं हाँ मैं, हाँ जी थोड़ा सा बिल्कुल। ब्रीफ कर दूं। हाँ जी, हाँ जी। ये आपने जो देखा, ये हम लोग, ये भी सिर्फ लाइफ स्टाइल डिजीज, आज की डेट में आप देख सकते होंगे जितनी डिजीजेज है वो लाइफ स्टाइल डिजीज है। अब क्योंकि लोगों को स्क्रीन पे ज्यादा बैठना पड़ रहा है, कंप्यूटर पे ज्यादा काम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम, सिटिंग में है बैक प्रॉब्लम, सिटिंग पोस्चर गलत है तो उनकी नी प्रॉब्लम, और क्योंकि घर में इंडियन सीट खत्म हो गई है तो छोटे बच्चों तक को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बैठना नहीं आ रहा, घुटनों में प्रॉब्लम आ रही है, एंकल में प्रॉब्लम आ रही है, फिर मोबाइल हर समय हाथ में है, उसके रेडिएशन से प्रॉब्लम आ रही है। और वो सारी प्रॉब्लम जो है, स्पाइन के ऑपरेशन हम लोगों ने रिवर्स कर दिए। डॉक्टर ने डेट दे रखी थी स्पाइन की ऑपरेशन की, लेकिन उन्होंने अपने आप सिर्फ बाहर से ऑनलाइन करके उन लोगों ने अपने ऑपरेशन रोक दिए। माइग्रेन वाले पेशेंट 14 साल का माइग्रेन 14 दिन में उन्होंने अपना रिकवर किया, ठीक हुआ। डायबिटीज वाले, क्योंकि यहाँ पे एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, माइंड बॉडी सोल सबका ट्रीटमेंट होता है। और हमारे शरीर में बीमार, और हमारा शरीर जो है ऑटो रिपेयर करता है, ये सबको पता है। शरीर के अंदर भगवान ने पूरा सिस्टम दे रखा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस सिस्टम को कभी काम ही नहीं करने देते। जैसे ही बुखार आया गोली खा ली, कुछ दिक्कत हुई कुछ खा ली, और जो चीज हम खाते हैं गोलियां खाई, उसमें क्या वो तो ठीक किया उसने, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा साइड इफेक्ट देता है। और शरीर हमारा जब आपका अंदर ऑटो इम्यून सिस्टम काम करता है, जो भी नेचुरोपैथी काम करती है वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। और आपका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा होगा, आप कभी बीमार पड़ोगे नहीं, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपको इफेक्ट ही नहीं कर पाएगा, आपकी बॉडी अपने आप उससे फाइट करके खत्म कर देगी। तो हमें काम करना है अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। और जब हम ये नेचुरल फार्मिंग करते हैं, वहां पे भी क्योंकि आपका स्ट्रेस बस्ट होता है, आप रिलैक्स होते हो वहां पे, और अच्छा खाते हो और हाथों से भी शरीर से भी काम करते हो, तो आपका बॉडी भी सही होती है, आपका इम्यून सिस्टम भी सही होता है, आपका स्ट्रेस लेवल खत्म होता है, तो और भी चीजें बहुत सही होती हैं। तो यहाँ एक ये होलिस्टिक काम होता है। बहुत ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रभा जी का कि वो आए। सबसे पहले तो आज उनका जन्मदिन है, तो मैं बोलूंगा कि सब जन्मदिन उनको विश कर दें। और उन्होंने अपना Thank you, समय yes. निकाला यहाँ पर हमारे लिए, और इतने अच्छे से डिटेल तरीके से उन्होंने पूरा बताया। जो लोग कह रहे हैं कि हम आगे कैसे सीखें, तो इसके बाद ये सीरीज खत्म होने के बाद हम पूरा एक कोर्स अनाउंस करेंगे जो कि पूरा किचन गार्डनिंग और नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड होगा। और वो हमारे ट्रेनर जैसे प्रभा जी हैं, शैलेश जी हैं, इन सबके साथ ही वो पूरा सेशन रहेगा। और मैं शैलेश जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, उन्होंने इतनी अच्छी रेसिपीज बताई और हमें मोटिवेट किया कि हम अपना खाना खुद कैसे उगाएं। और मैं समराइज कर देता हूं कि खुद का खाना उगाने के लिए बस 2 चीजों की जरूरत है, अपने पार्क की मिट्टी
और अपना क्या कहते हैं देसी गाय का गोबर और गौमूत्र, और एक हमारी इच्छा, एक मनोबल कि हमें अपना खाना खुद उगाना है। जैसे प्रभा जी ने बताया, हम सिंपल पालक, मेथी और हरी सब्जियों से शुरुआत कर सकते हैं, और जब हम उनका स्वाद करेंगे तो मैं अपना भी, जैसा मेरा भी यही था कि जब मैंने अपनी खुद की भिंडी खाई, अपने खुद के टमाटर खाए, तो आज तक मुझे लगता है कि मैं बाहर का नहीं खा सकता। और यही पहल से हमने थाइना और व्यक्तित्व का शुरुआत किया था। हम सोना मोती गेहूं, काला गेहूं और बाकी देसी तरीके के गेहूं अपने किसानों के साथ बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगा रहे हैं। और हम व्यक्तित्व फाउंडेशन के जरिए अपने फार्मर्स को सशक्त कर रहे हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिससे वो आगे आए और एक लार्ज स्केल पे वो नेचुरल फार्मिंग कर सकें। और प्रभा जी, शैलेश जी, फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, आप जुड़े हमसे, और सभी का धन्यवाद। हमने एक छोटा सा सर्वे लिंक शेयर किया है जो सबको मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो अरुणिमा आप फिर से वो डाल दीजिए। आप प्लीज ये सर्वे लिंक भर दीजिए, और जिसको भी क्या कहते हैं शैलेश जी से या प्रभा जी से कनेक्ट करना है, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको कनेक्ट कर देंगे। आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं, आगे उनसे जो भी आपको जानना है, या नेचुरोपैथी का कुछ ट्रीटमेंट कराना है, एक्यूप्रेशर का कराना है, या किसी भी चीज के लिए, तो आप हमें लिख दीजिए और हम आपको उनसे कनेक्ट करा देंगे। और प्लीज ये सर्वे जरूर भरिए, इससे हमें पता लगेगा कि जो हमने ये पहल की है क्या ये सही दिशा में है, और इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं। मैं अरुणिमा जी को बुलाना चाहूंगा समापन के लिए, और अरुणिमा जी, ओवर टू यू। धन्यवाद संचित। मैं बस सबको ये बताना चाह रही थी कि कल हमारा जो सेशन है, क्योंकि ये 7 दिन का सीरीज है पूरा, और कल का सेशन है अनवीलिंग द माइटी सुपर फूड्स, इसके ऊपर। तो आप लोग कल भी ज्वाइन कीजिए हमें 7 बजे, और ऐसे ही बहुत ही अद्भुत चीजें हमको सुनने को मिलेंगी, और उनको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे तो बहुत अच्छा एक परिवर्तन हम जीवन में ला पाएंगे। और हम बहुत धन्यभागी हैं कि हमारे साथ प्रभा जी और शैलेश जी अपने जीवन में जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है उसका एक्सपीरियंस आज हमारे साथ शेयर कर पाए। पर मुझे लगता है सबसे अच्छा ये होगा, और उनको असली धन्यवाद तब होगा जब हम इसको अपने जीवन में ढालेंगे और उसका फायदा करेंगे, अपने जीवन में उपयोग करेंगे उसका। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और अगेन आप सर्वे लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। एक दो क्वेश्चंस तो मुझे लगता है समय है नहीं अभी लेने का, ऑफिशियली तो सेशन ओवर है, पर अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो वी आर मेकिंग दिस फ्लोर ओपन फॉर 5 मिनट्स। कैन वी डू दैट संजय? यस यस यस, वी कैन डू इट फॉर 5 मिनट। पूनम जी का क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पूनम जी, आपको मैंने अनम्यूट कर। सर, आप ये जो 5 वीक्स का न्यूट्रिशन का कोर्स के बारे में बता रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो कोर्स, ये तो अभी जो चल रहा है, ये सीरीज हमने चला रखी है जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। जैसे कल जो आ रहे हैं वो रक्षिता हैं, और वो एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो इतने हाई लेवल की न्यूट्रिशनिस्ट हैं जी, उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिवर्स किए हैं, और बहुत यंग है वो। she might be just 24 25, and at such a young age she handles the people very well, and she will be talking about all the superfoods like sona moti wheat, black wheat, black rice, and those things. And then there are many other people. We will be having ayurvedic आचार्य हैं, वो आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं, शेफाली जी, जो कि आयुर्वेदिक तरीके से कैसे ट्रीट करते हैं। उन्होंने लाल चावल का यूज किया है अपने एक ट्रीटमेंट के लिए, और बहुत सारी चीजें उसमें वो बताएंगे। तो इसके बाद, ये 7 दिन के बाद हमारा एक सेशन रहेगा जिसमें हम नेचुरल फार्मिंग आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, पूरा वो 3 से 4 दिन का कोर्स रहता है, जिसमें हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो वापस आएंगे। वो थोड़ा सा वो पेड रहेगा, और उसके बाद फिर हम एक और सीरीज करेंगे जिसमें हम जो आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं उसके ऊपर कैसे आप कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं नेचुरल चीजों के। तो उसके ऊपर भी एक हमने कोर्स बनाया है, जिसके ऊपर हम आगे आएगा तो बताएंगे कि वो भी आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, बिल्कुल मैं करना चाहूंगी, आप प्लीज अपडेट करते रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी ग्रुप में आप रहिएगा, उसी ग्रुप में आपको ये अपडेट्स आ जाएंगे। ठीक है सर, एक छोटी थैंक सी यू। रिक्वेस्ट रहेगी सभी लोगों से कि आप इसको आगे भी जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वांटिंग टू फाइंड नेचुरल सॉल्यूशंस। तो आप इसको अपने स्टेटसेस पे लगा सकते हैं या और ग्रुप्स में, सोसाइटी में शेयर कर सकते हैं। दैट इज वेरी हेल्पफुल।
मैं सभी को इसी के साथ धन्यवाद बोलूंगा, प्रभा जी, शैलेश जी, बाकी सभी को, जो इस एक अभियान में, एक यज्ञ है ये, इस यज्ञ में आप लोग शामिल हुए। और इसी के साथ मैं इसका समापन करता हूँ। धन्यवाद।